हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो उसमें से हमने एक टाइप पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ करता था ax² + bx + c। और एक कंडीशन था कि a जो है फर्स्ट टर्म यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दे 0 के साथ में, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ax² + bx + c = 0 अगर हम सिर्फ लिख देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इक्वल टू 0 अगर नहीं था तो ये क्या कहला रहा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहला रहा था। ठीक है, देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबका जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें काफ़ी यूज़ आता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, suppose a charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than twice its breadth. What should be the length and breadth of the hall? तो इस चैप्टर में भी आपको काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी टाइप के। तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ पूछा गया है, लेंथ भी पूछा गया है, ब्रेथ भी पूछा गया है। तो आप जोश में आके लेट लेंथ = x और ब्रेथ = y नहीं मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल लेके काम करना है। तो क्या तो आप लेंथ को x मानेंगे या फिर ब्रेथ को x मानेंगे। अब सवाल आता है किसको x माने। ठीक है, किसको वेरिएबल एज्यूम करें। देखिए तो यहाँ पे हमें बीच में एक लाइन मिला था कि लेंथ जो है इज़ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर हम ब्रेथ को x मान लेते हैं तो लेंथ निकालना ईजी हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, 1 मीटर मोर यानी 1 + ट्वाइस द ब्रेथ यानी 2 और ब्रेथ है x। समझ रहे, तो इसका यूज़ करके हम करेंगे। देखिए तो लेट ब्रेथ = x मीटर हमने मान लिया, तो लेंथ जो है वो 2x + 1 मीटर हो गया। ठीक है, अब सवाल में जो है एरिया दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो यानी लेंथ इंटू ब्रेथ = 300, यानी लेंथ कितना है 2x + 1 और ब्रेथ कितना आया अभी x आया, इक्वल टू कितना होना चाहिए 300। तो यहीं से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + x, ये 300 को इधर बुलाते हैं, -300 = 0। तो ये जो हमें इक्वेशन मिल रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में है, = 0 है। ठीक है, अब आपके मन में ये कहीं ना कहीं डाउट हो रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 3 से है और कौन सा वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 4 से है। ठीक है, तो ये हम आगे चल के अभी बताने वाले हैं चैप्टर में, थोड़ी देर आप पेशेंस रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिया गया है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य। ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, यानी x का वैल्यू निकालने का। ठीक है, और उस फॉर्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे किया गया, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड से डिराइव किया गया। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में अभी समझने वाले हैं। फिलहाल सिर्फ आप इंट्रोडक्शन था तो हम बोल दिए। चलिए, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर वेरियस वेज ऑफ फाइंडिंग इट्स रूट्स यानी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे, और कुछ एप्लीकेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन डेली लाइफ सिचुएशन, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो मेन चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, बशर्ते a, b और c रियल नंबर्स होने चाहिए और a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए, ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। देखिए तो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए 2x² + x - 300 = 0 इस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि x² उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सोच के बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे हाँ x² वाला टर्म है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे भी x² वाला टर्म प्रेजेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें भी -x² प्रेजेंट है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ax² + bx + c = 0, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या समझा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिर्फ इतना समझा है हमने। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने अभी तक नहीं सीखा है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना सीखे हैं। देखिए तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं यहाँ पे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ।
तो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बोल रहे थे कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 3 से है और कौन सा 4 से है, ठीक है। तो ये वर्ड आपको काफ़ी हेल्प करेगा, प्रोडक्ट वर्ड, ठीक है। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में अगर प्रोडक्ट वर्ड देख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से है, ठीक है। तो आप बोलेंगे अभी जो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा था एरिया वाला, इसमें तो प्रोडक्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ था, तो ये कैसे हो गया इस चैप्टर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए एरिया दिया हुआ था, और एरिया जब भी निकलता है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इनडायरेक्टली इसमें प्रोडक्ट छिपा हुआ था, समझ रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिस करते करते आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलिए तो करते हैं यहाँ पे। तो हमने प्रोडक्ट वर्ड से समझ लिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। हमें पता क्या करना है, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, कितना स्टार्टिंग में था मार्बल्स। तो लेट मान लेते हैं जॉन के पास अगर एक्स मार्बल्स था, तो बता सकते हैं जीवंती के पास कितना मार्बल होगा। अब मान लीजिए किसी को दिक्कत हो रहा है, तो आप मान लीजिए अगर जॉन के पास 10 मार्बल था तो बता सकते हैं जीवंती के पास कितना मार्बल होगा। टोटल दोनों का मिलाकर 45 था ना, तो आप बोलेंगे जीवंती के पास कितना होगा, 35 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जॉन के पास 20 होता तो जीवंती के पास कितना होता, बताइए ज़रा सोच के। तो आप 45 में से ये 20 माइनस कर देते हैं, आता 25, समझ रहे। तो अगर जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 में से आप x माइनस कर देंगे। बात करेंगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलिए तो लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, जॉन के पास x और जीवंती के पास कितना हो गया, 45 माइनस x, समझे। फिर बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो अब मार्बल्स कितना हो गया दोनों के पास, पहले x था 5 खो दिया तो माइनस x, फिर जीवंती भी 5 खो दी तो 45 माइनस x और फिर -5, समझ रहे हैं, क्योंकि 5 खोने के लिए -5 करना पड़ा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, 45 माइनस 5 40 माइनस x। तो अब नया नंबर ऑफ मार्बल्स कितना हो गया, इसके पास x माइनस 5 और इसके पास 40 माइनस x। फिर क्या बोला गया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अभी जितना मार्बल्स है खोने का बाद अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 124 आएगा। तो समझ रहे हैं क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा x माइनस 5 इंटू फिर 40 माइनस x, तो कितना आना चाहिए 124, जितना भी नंबर था ऊपर में 124 आना चाहिए, ठीक है। बस यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन बन जाएगा। ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो मल्टीप्लाई करके इतना आता है, तो इसको इक्वल टू 124 कर दिए। तो यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे इस स्टेप से इस स्टेप में सिर्फ माइनस साइन को एडजस्ट किया गया है। यहाँ पे -1 जब आप कॉमन लेंगे तो ये x² होगा, ये -45x, ये +324 हो जाएगा। और जो -1 कॉमन आया है उस साइड भेजेंगे तो 0 के साथ कट के वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। तो हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, हाँ बोर्ड एग्जाम में कई बार ये रिपीट हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कोई एक इंडस्ट्री है वो कुछ खिलौने बनाती है एक दिन में, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, एक खिलौने बनाने का जो खर्च है वो कितना है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, ठीक है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, तो एक दिन का जो खर्च है खिलौने बनाने का वो कितना है, 750 रुपये। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, हमें पता करना है कितने खिलौने बने थे। अब आपको तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये इतना फेमस क्वेश्चन है तो इसको आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए कि इसका टेक्निक आपको याद हो जाए, ठीक है। आगे चल के विदिन सेकेंड्स हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए तो जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन मिले आप लास्ट में देखिए कि पूछा क्या है। पूछा है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो सबसे पहले तो इसको मान लीजिए लेट नंबर ऑफ टॉय कितना बना एक दिन में, x खिलौने बने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा गया है बोला गया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने बनाने का जो खर्च है, 1 टॉय बनाने का जो खर्च है वो कितना है, वॉस के लिए इक्वल टू 55 के लिए 55 माइनस के लिए माइनस दे देते हैं नंबर ऑफ टॉय, तो नंबर ऑफ टॉय कितना है x, 55 माइनस x एक खिलौने बनाने का खर्च है, ठीक है। लेकिन उस दिन कितने खिलौने बने हैं, x खिलौने बने हैं, तो x खिलौने बनाने का खर्च कितना होगा बताइए। इससे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 55 माइनस x इंटू x हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें, टोटल कॉस्ट मिल गया खिलौने बनाने का। लेकिन क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट कितना दिया है खिलौने बनाने का, 750। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे इक्वेशन कैसा बनने वाला है। ये जो आपको मिला है एक्सप्रेशन 55 माइनस x इंटू एक्स, इसको इक्वेट कर देंगे 750 से, बस वही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आगे के जो एक्सरसाइजेज है उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तब हम आपसे पूछेंगे, आप याद रखिएगा इसका ट्रिक। देखिए सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। लेट नंबर ऑफ टॉयज x हो गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय यानी 1 टॉय का खर्च है इतना,
तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, इसमें x मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि x टॉय बना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट कितना दिया है 750, इक्वेट कर दिए, सॉल्व किए तो इतना हो गया, फिर माइनस साइन को एडजस्ट करिए तो फाइनल आंसर हमें ये मिल रहा है। तो यही हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। समझे कि नहीं समझे? आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए चेक करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। हम कब बोलते हैं कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, हम देखेंगे कि वो इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में है कि नहीं। इस फॉर्म में हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सबसे मेन बात, उसमें x² वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिया गया, इसको सिंप्लीफाई करते करते इतना आ गया, यानी x² - 4x + 5 = उधर है 2x - 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते इतना मिल रहा है। देख के बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ, ये बिल्कुल है, क्योंकि ये ax² + bx + c का फॉर्म में, ठीक है। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसा था, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, x² + x + 8 उधर आएगा x², फिर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x² कट गया, तो इस इक्वेशन से x² हट ही गया, तो x प्लस ये -4 आ गया 12 = 0। बताइए ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है ना, क्योंकि x² वाला टर्म नहीं है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इन लोग का देखते हैं कितना आया हुआ था, ये रहा। यहाँ पे भी इन लोग का x + 12 = 0 आया था, नॉट ऑफ द फॉर्म ये, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही टाइप का है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 2x² + 3x = x² + 1। तो x² इधर का माइनस होगा, तो x² + 3x - 1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे x + 2 का होल क्यूब दिया है। अब बहुत बच्चे को इसका फॉर्मूला ही पता नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन वो नहीं कर पाएंगे। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। देखिए टेक्निक होता है इसका, a + b होल क्यूब = क्या होगा, a³ + 3a² + 3ab² + b³। याद हो गया तो ठीक, नहीं याद हुआ तो एग्जाम में अगर मान लीजिए भूल जाते हैं आप, तो आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। a + b का होल क्यूब मतलब क्या होता है, a + b × a + b × a + b। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आराम से, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर × a + b, यानी इसका तो हम इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा, a² + 2ab + b² × a + b। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आराम से, तो जो फॉर्मूला होता है वही मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सबसे अच्छा टेक्निक है कि आप याद ही कर लीजिए, तो वो बेस्ट है। तो दो फॉर्मूला आपको याद करना है। एक तो a + b होल क्यूब का क्या बोला था मैंने, बोलते जाइए। a³ लिखेंगे, लास्ट में b³ लिखेंगे, ठीक है, प्लस 3a²b। एक बार स्क्वायर a में होता है और एक बार स्क्वायर कहाँ पे होगा, 3ab², b में स्क्वायर होता है, ठीक है। और वही अगर a - b होल क्यूब आ गया तो आप क्या करेंगे बताइए, तो a³ लिखेंगे, ठीक है, फिर -3a²b। ये माइनस क्यों आ रहा है समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे -b है, तो b माइनस के लिए यहाँ पे आ गया, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। फिर प्लस 3ab²। अब क्या बता सकते हैं यहाँ पे प्लस क्यों आया, प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे b² है, यानी -b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस b होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बताइए b³ है, सोच के बताइए यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो b³ है यानी -b को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस साइन रह जाएगा, तो -b होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी याद कर लीजिए कि एक बार प्लस फिर माइनस। बहुत सारा टेक्निक है इसको याद करने का, तो दोनों फॉर्मूला जो जैसे भी तरीका हो आप याद कर लीजिए इसको। तो देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन को खुद से करना चाहें तो ऐसे कर रहे होंगे, x³ + 3x² × 2 + 3x × 2² + 2 का क्यूब = x³ - 4, ठीक है। तो ये x³ कट जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 = 6x², यहाँ पे 12x + 12x, यहाँ पे 8 और ये 4 इधर जाएगा, तो +12 = 0। चाहे तो हम यहाँ पे 6 कॉमन लेके काट सकते हैं, तो x² + 2x + 2 = 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इन लोगों ने करके कितना लाया है। ये रहा, x² + 2x + 2 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वही केयरफुल रहने के लिए बोला गया है कि कोई क्वेश्चन हमें दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा, लेकिन वो होता नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
ये देख के लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा गुना करके, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन फाइनली इसका आंसर नो आया था। ठीक है, तो इसी में केयरफुल रहना है और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। पहला एक्सरसाइज है 4.1, काफ़ी इजी सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है सिर्फ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाते हैं आपको। ये भी आप कर ही लेंगे खुद से भी, लेकिन फिर भी करके रखें हम। ये देखिए, ये है दोनों साइड का एक्सप्रेशन, सॉल्व किया हमने। सॉल्व करते करते हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, नॉट ऑफ द फॉर्म, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना भी काफ़ी आसान है। ये एक्स से पहले ये एक्स को करिए, फिर ये एक्स से ये 1 को कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर -2 से कीजिए तो -2x, और -2 से 1 को कीजिए तो -2। ये सब आपको पता ही होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब वाला एक फॉर्मूला फिर से है। अभी तो आपको पता चल गया है, तो आप ये खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। a + b होल क्यूब का फॉर्मूला हमने यहाँ पे आराम से लगाया, फिर इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सॉल्व करते करते ऐसा कुछ आ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन में हमें एक यहाँ पे x³ वाला टर्म मिल रहा है। ठीक है, x³ है यहाँ पे, गलती से 2 लिखा हुआ है, ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, ये वाला तो x³ है, तो ये इस फॉर्म में नहीं हुआ, इसलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 8 भी हम करके रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे a - b होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया गया है। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, और कुछ डाउट हो जाता है तो आप यहाँ से एक बार मिला लेंगे। ठीक है, सॉल्व करके रखा हुआ है पूरा। a - b होल क्यूब लगाते हैं तो एक में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस चलता है। ठीक है, चलिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। यहाँ पे आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। देखिए बोला क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व करना अभी सीखेंगे थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि द एरिया से समझ में आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रूल है, मतलब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एरिया दिया हुआ है इतना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice द ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो बताइए किसको माने x, यहाँ पे लेंथ का बारे में दिया गया है 1 more than twice द ब्रेथ, तो ब्रेथ हम मानेंगे। ठीक है, लेट ब्रेथ x, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा लेंथ इक्वल टू 1 यानी 1 मोर देन के लिए प्लस ट्वाइस द ब्रेथ यानी 2x। तो x इंटू ये करेंगे तो कितना आएगा 528। तो बस इसी से एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रेथ मान लिया x, तो लेंथ हो गया 1 + 2x, तो एरिया है 528 यहाँ पे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528। थोड़ा सॉल्व कर लिए तो ये हमारा मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला ही वर्ड यहाँ पे प्रोडक्ट दिख गया, तो समझ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजिक्यूटिव मतलब अगल बगल वाला, जैसे कि 11, 12 ये कंजिक्यूटिव नंबर्स है, 20, 21 ये भी कंजिक्यूटिव नंबर्स है, जो एक इंक्रीज करके आया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 80 है तो अगला कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा बताइए, 81 हो जाएगा, ऐसे करके। तो अगर हम एक कंजिक्यूटिव नंबर को अगर हम x माने तो क्या बता सकते हैं अगला नंबर कौन सा होगा, x + 1 होगा कि नहीं होगा। फिर अगला नंबर क्या होगा बताइए, x + 2 होगा। ठीक है, ऐसे करके चलता जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि 2 कंजिक्यूटिव नंबर है, तो एक को हम x मानते हैं और दूसरे को x + 1 मानते हैं। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 दिया गया है, इक्वेशन बनाना है, तो काफ़ी इजी है। लेट 2 कंजिक्यूटिव नंबर भी x एंड x + 1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 306 सॉल्व कर दिए, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, रोहन्स मदर्स इज 26 years ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट, समझ रहे हैं आप बात कर रही, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, कितना है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो जब भी एज का क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता रखे हैं, आपको हमेशा प्रेजेंट एज से शुरुआत करना है। अब यहाँ पे 2 पर्सन है, एक तो है रोहन और एक है रोहन की मम्मी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट से पहचान लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो हम एक को ही मानेंगे। ठीक है, तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज अगर हम x मान लेते हैं तो उसकी मम्मी का एज बता सकते हैं कितना होगा, 26 years ओल्डर है, यानी मम्मी का एज हो जाएगा x + 26। ठीक है, फिर प्रोडक्ट निकालना है ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, रोहन का एज x + 3 हो जाएगा, और उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा, x + 26 + 3 यानी x + 29 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना आएगा 360। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो करके रखें यहाँ पे, देखिए लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x, मम्मी का एज x + 26, तो 3 years फ्रॉम नाउ बोला गया था, तो x + 3 और यहाँ पे x + 26 + 3 सॉल्व करते गए, इतना आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। काफ़ी फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, और बहुत स्टूडेंट को ये क्वेश्चन टफ भी लगता है, लेकिन इसको आप अच्छे से समझिएगा, इसका टेक्निक आप याद कर लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन जब भी आए आप विदिन सेकंड इसको सॉल्व कर पाए। देखिए वो टेक्निक क्या है, समझते हैं। चलिए, लिखा है कि
अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना लग रहा था? 3 घंटा ज़्यादा लग रहा था उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो बताइए ट्रेन का स्पीड कितना है, ठीक है। तो देखिए सबसे लास्ट में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर जब भी ये टाइम का सवाल हो, मोर या फिर लेस का, तो आपको सबसे पहले टाइम निकालना होता है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। आप याद कर लीजिए कि इसी टाइप का सवाल आता है और इसमें आपको टाइम ही निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस 480 किलोमीटर है दोनों ही केस में। पहले वाले में स्पीड कितना है, हमने यहाँ पे कितना माना है स्पीड x, तो पहला का टाइम कितना हो जाएगा 480 बाई एक्स, ठीक है। फिर दूसरा का टाइम निकालना है, इस बार स्पीड कितना है 8 किलोमीटर लेस है, मतलब 480 रहेगा और स्पीड जो है वो x माइनस 8 रहेगा। बातें करें को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसी क्वेश्चन को ये लोग अलग लैंग्वेज में भी पूछते हैं। बोलते हैं कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे x प्लस 8 हो रहा होता है, तब यहाँ पे लैंग्वेज पलट जाता है। यहाँ पे बोलते हैं कि 3 घंटे कम समय लग रहे हैं, 3 आवर लेस लिखा रहता है, समझ रहे? लेकिन प्रोसेस यही होता है, ठीक है। तो देखिए इतना चीज़ समझने के बाद क्या करेंगे हम लोग, लेट स्पीड x हमने माना, डिस्टेंस 480 है ही, तो टाइम हमने निकाल लिया 480 बाई एक्स, ठीक है। अब न्यू स्पीड है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो नया टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड ये हो गया, ठीक है। अब जब हम दोनों टाइम निकाल लेते हैं, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता है तो 3 घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब ये इस वाले में टाइम ज़्यादा लग रहा है कि नहीं। तो ये मतलब ये बड़ा नंबर है, ये जो बड़ा टाइम है, ये छोटा टाइम है, दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। समझिए ये एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 8 आवर मोड लिखा रहता है, यहाँ पे अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते तो टाइम कितना होता है 3 आवर लेस लेता वो यहाँ पे, ठीक है। उस केस में हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशन कैसा होता, देखिए उस केस में 480 बाई एक्स एक टाइम तो ये होता और दूसरा टाइम क्या होता 480 बाई 8 आवर मोड होता है, यहाँ पे होता है x प्लस 8, ठीक है। तो इस केस में क्या होता, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे ये पहले होता 480 बाई एक्स माइनस 480 बाई एक्स प्लस 8, समझ रहे, ये छोटा नंबर होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये x बड़ा है कि x प्लस 8 बड़ा है, तो आप बोलेंगे x प्लस 8 बड़ा है, तो जब भी बड़े नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं तो आंसर थोड़ा छोटा आता है, ठीक है ना। तो ये छोटा है और ये बड़ा एक्सप्रेशन, तो हमेशा बड़े में से छोटा को माइनस करना पड़ता है। तो वही लॉजिक आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे x बड़ा है कि x माइनस 8 बड़ा है, तो आप बोलेंगे x बड़ा है। तो जब भी बड़े नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आएगा छोटा आएगा, ये छोटा रिजल्ट देगा, ये बड़ा रिजल्ट देगा, ठीक है। इसलिए बड़े वाला पहला, फिर माइनस छोटा वाला इक्वल टू 3। लैंग्वेज जो भी रहे यहाँ पे, ठीक है, 8 आवर लेस लिखा रहे या फिर 8 किलोमीटर पर आवर मोड लिखा रहे, 3 आवर मोड रहे या फिर 3 आवर लेस रहे, दोनों ही केस में यहाँ पे बीच में माइनस होना ही है, ठीक है। सिर्फ डिपेंड करेगा कि कौन सा पहले एक्सप्रेशन होगा और यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में यहाँ पे बीच में माइनस हो ही रहा होगा और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो 480 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, फिर ऊपर में 1 1 लिख के, ठीक है। फिर आप 3 से इसको काट दीजिए 480 को, तो 160 आ गया। और यहाँ पे आप एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, ठीक है। एलसीएम लेना काफ़ी ईजी है, दोनों एक्सप्रेशन को नीचे लिखा हमने और ऊपर में दोनों एक्सप्रेशन को, फिर ये x कट गया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक्सप्रेशन फॉर्म करना था, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अभी तक हमने समझा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, फिर हमने देखा कि कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का बाद अब बारी आता है उसको सॉल्व करने का, यानी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। तो ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का 2-3 तरीका है। तो सबसे पहला जो हम लोग है फैक्टराइजेशन मेथड को देखने वाले हैं। इस मेथड से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये सॉल्यूशन वर्ड का मतलब समझिए। सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में 0 है। तो अगर हम x का यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर दे और LHS में, और इसको सॉल्व करते करते अगर 0 आ जाता है
तो इसका मतलब वो x का वैल्यू जो है वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है, दो वर्ड है, एक है रूट और एक है सॉल्यूशन। तो मान लीजिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू क्या डाल रहे हैं, अल्फ़ा डाल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए, और डालने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, LHS को सॉल्व करते करते अगर 0 आ जाता है इसका वैल्यू, तो ये जो अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा को हम लोग क्या बोलेंगे मैथमेटिकली, ये रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, रूट का मतलब समझ में आएगा, सिर्फ अल्फ़ा जो है इसको हम लोग बोलेंगे रूट। और इस इक्वेशन में हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, अल्फ़ा पुट कर रहे हैं, तब इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये जो x इक्वल टू अल्फ़ा जब हम लिख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन कहलाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बातें कहने को समझ रहे हैं, रूट और सॉल्यूशन में डिफरेंस, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, सिर्फ अगर अल्फ़ा लिखा हुआ है तो वो रूट कहलाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू अल्फ़ा लिखा हुआ है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा, बोलने का मतलब है। अब यहाँ पे एक और फ्रेज आपको समझना पड़ेगा जो कि है अल्फ़ा के बारे में। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे x इक्वल टू अल्फ़ा पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कैसा मिलेगा हमें, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा मिल जाएगा ना। और इसको ही हम लोग बोलते हैं कि क्या, अल्फ़ा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू अल्फ़ा पुट कर दें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इस वर्ड पे एक क्वेश्चन बन जाता है, चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स के लिए ये सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। नीचे आपको ऑप्शन में 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताइए किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो 2 है। ठीक है, तो हमें पता है अगर 2 किसी का रूट होगा इसका मतलब 2 उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी अगर हम x की जगह पर 2 पुट कर दें तो LHS RHS इक्वल आना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते करते आ गया 1, तो इक्वल टू 0 तो नहीं आया, तो इसका मतलब 2 इसका रूट तो नहीं है। ठीक है, फिर हम डालते हैं ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे तो इसको भी सॉल्व करते करते -2 आया, नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जब हम डाल के सॉल्व करते गए तो 0 आ गया, यानी ये जो 2 है ये इसका रूट है। बात कर रहे को समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी में भी हमें नहीं मिला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा और एक क्वेश्चन आपसे इस रूप में पूछ सकते हैं। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि इफ़ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको एक रूट दे दिया है 1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बोला गया है k निकालिए। अब सिंस हमें पता है 1/2 इसका रूट है, इसका मतलब इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी x की जगह पे अगर हम 1/2 पुट कर दें तो इक्वल टू 0 देना चाहिए। ठीक है, तो इसी लॉजिक का यूज़ करके हम यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने x की जगह पे 1/2 पुट कर दिया, तो इस पूरे इक्वेशन में अब सिर्फ k एक वेरिएबल रह गया है। k को सॉल्व करते करते कितना आ गया, k इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं इस लॉजिक के ऊपर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आते हैं वापस टेक्स्ट पे। तो उम्मीद करते हैं आपको इस छोटे से फ्रेज का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। अल्फा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है वो हमने देखा। ठीक है, अब एक बात आप और नोट कीजिए कि ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका क्या निकलता है, 0 निकलता है। और ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका क्या निकलता है, रूट्स निकलता है। तो ये जो 0 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और जो रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दोनों सेम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड जो हम अभी सीखने वाले हैं वो और कुछ नहीं, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही प्रोसेस है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से हम यहाँ पे 0 फाइंड आउट कर रहे थे, इसको फैक्टराइज करके पहले a और c को गुना करते थे। ठीक है, फिर कुछ प्लस माइनस करके b को एक्सप्रेस करते थे, उसी तरीके से हम इसको भी फैक्टराइज कर रहे होंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे 0 निकालते थे उसी तरीके से हम यहाँ पे रूट निकालना सीखेंगे। देखिए, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री जो है यहाँ पे 2 है, इसलिए इसका कितना 0 होता था उस समय, 2 0 होता था। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कितना रूट हो सकता है, एट मोस्ट 2 रूट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन बाय फैक्टराइजेशन। इसका रूट निकालने बोला गया है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन आपको इसमें कई सारा बात सीखने को मिलेगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। तो 2 × 3 कीजिए, 6 आ गया। फिर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 3 ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 2x² माइनस 5x को तोड़ देते हैं 2x और 3x में। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 को प्लस करने से ये आ जा रहा है। अब किसी बच्चे के मन में एक डाउट और आ सकता है, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। +3 = 0,
तो वो डाउट क्या आ सकता है, देखिए कोई मान लीजिए 6 को ऐसे फैक्टराइज करता है 6 1 जा, अब 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करके भी तो 5 आ रहा है और यहाँ पे 2 3 को ऐड करके भी 5 आ रहा है, तो कौन सा ले हम लोग, ठीक है। तो ये डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पे एक साइन देखना पड़ता है, वो साइन है इस चीज़ का। अगर ये लास्ट में जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका साइन अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तो आपको समझ जाना है कि कोई दो नंबर को प्लस करके ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे -3 हो रहा होता ना तो हम ये वाला चुन रहे होते, 6 -1 करके कर रहे होते, सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल टर्म को एक्सप्रेस करते। बात करने को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, चलिए। तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, 2x² - 2x - 3x + 3 = 0, ठीक है। ये 5x को हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब कोई सोचेगा कि हम पहले 2x ना लिखे, पहले अगर ऐसे लिखे -3x - 2x और इधर +3 है ही, इधर 2x² है ही, तो क्या ऐसे करके आंसर आएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। आप इंटरचेंज कर सकते हैं, आगे पीछे लिखने का कोई उतना मतलब नहीं, आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। चलिए इसके बाद कॉमन लेते हैं। यहाँ पे इम्प्लाइज इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताइए, 2x कॉमन आ रहा है, तो बच गया x - 1 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो x यहाँ पे -1, ठीक है, = 0। तो कितना आ गया ये x - 1 और यहाँ पे आ गया 2x - 3। तो दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब आइदर ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, नहीं तो दोनों 0 होंगे। यानी आइदर x - 1 = 0 होगा और 2x - 3 = 0 होगा, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, x = 1 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x = कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो ये रहा x का दो वैल्यू, एक है x का वैल्यू 1 है और एक है x का वैल्यू 3/2, ठीक है। यही दोनों क्या होगा, सॉल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। x = 3/2, x = 1 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इस एग्जांपल से हमने क्या क्या चीज़ सीखा, दो चीज़ सीखा। इस साइन का इंपॉर्टेंस देखा, अगर यहाँ पे प्लस है तो कोई दो नंबर को प्लस करके ही बीच वाले को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे माइनस हो रहा होता तो कोई दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके ही इस बीच वाले को एक्सप्रेस करते, ठीक है। ये पहला बात हमने सीखा। और जब 5x को तोड़ रहे थे -2x और -3x में, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप इसको किस ऑर्डर में लिखते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे -3x और -2x भी लिख सकते थे, दोनों से ही कॉमन लेने के बाद आंसर सेम आ जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन, इसका रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे -2 है, तो माइनस देख के हमें समझ में आ जा रहा है कि कोई दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके ही यहाँ पे -1 लेके आना है, ठीक है। तो 6 2 जा 12, तो 12 का तो काफ़ी इजी फैक्टर है, 3 4 जा, तो 4 - 3 कर देंगे, काम हो जाएगा। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए ये रहा 6x² + 3x - 4x - 2। बस अब चाहते तो यहाँ पे -4x और +3x करके भी लिख सकते थे, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। तो फैक्टराइज होकर फाइनली ये मिलता है। फिर इसको = 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 2/3 आएगा, और इसको = 0 करेंगे तो -1/2 आएगा, ठीक है। ये दो होंगे इसके सॉल्यूशन। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये आपको काफ़ी चीज़ सिखा के जाएगा, ठीक है। आपको इसका रूट निकालना है। आपको इसमें अलग क्या दिख रहा है, इसमें अलग ये दिख रहा है कि जो मिडिल टर्म है इसमें रूट में नंबर फंसा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना नॉर्मल प्रोसेस करते हैं, 3 2 जा 6। अब इस 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और आगे का काम करना है। उससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए √6 है और इंटू √6 है, तो बताइए ये इसका वैल्यू क्या आता है, 6 आता है। यानी दो √6 मिलके एक 6 बनाते हैं। और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हम लोग 6 को भी √6 × √6 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है 3 2 जा 6, ठीक है। अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब किस नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो आपको नॉर्मली शुरू नहीं कर देना है 2 3 जा, ऐसा नहीं करेंगे। जब भी रूट में आपको दिखे तो आपको रूट वाला नंबर चुनना है, ठीक है। रूट का अंदर कितना नंबर है, 6, तो आपको 6 से डिवाइड करना है इसको, 6 1 जा, ठीक है। तो इतना करने के अगर यहाँ पे रूट के अंदर 5 हो रहा होता ना, तो हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे होते। समझे कि नहीं समझे इतना बात, चलिए। और इस 6 का मतलब क्या है, √6, दो √6 है इस 6 का मतलब, ठीक है। तो देखिए हमें चाहिए क्या, 2 √6 चाहिए, इसका मतलब √6 + √6 कर देंगे तो काम हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ऐसा एग्जाम्पल अभी एक और लेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस 2 √6 को हमने तोड़ा -√6x और -√6x में, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, प्लस साइन से ये भी पता चल रहा है कि कोई दो नंबर को ऐड करके ही 2 √6 आएगा, तो हमने ठीक ही ऐड किया है, यहाँ पे 2 √6 को ऐड कर रहे हैं। अब बारी आता है कॉमन लेने का। तो कॉमन लेते वक्त आप काफ़ी बच्चे यहाँ पे फंसेंगे, देखिए। तो जिनको समझ में नहीं आता है वो ऐसे समझे, देखिए ये 3 है, 3 का मतलब क्या है, √3 × √3
एक्स स्क्वायर। इतना तो समझे। और ये √6 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, √2 इंटू √3। मतलब √6 अगर है तो ये क्या है, √2 इंटू 3 है, और ये क्या है, √2 इंटू √3 है। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो एक बार इरेज करते हैं इसको। तो √2 इंटू √3 और यहाँ पे है x, ठीक है, माइनस बीच में। अब तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं आप, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बारी आता है इन दोनों में कॉमन लेने का, तो चलिए लेते हैं हम लोग अपने तरीके से। माइनस √6 को ब्रेक कर दिए √2 इंटू √3 x में, प्लस 2 को कैसे लिख दे बताइए, √2 इंटू √2 में। अब कॉमन लेते हैं यहाँ पे माइनस √2 कॉमन ले लेते हैं, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो बचेगा क्या, यहाँ पे √3x बचेगा, और ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक √2 तो कॉमन में चला गया, एक √2 यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम आ जाता है। तो अब आपके पास दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है। तो इन दोनों में क्या सेम है, ये चीज़ सेम है, तो इसको कॉमन निकाल लिया हमने। ब्रैकेट में क्या बच गया, ये √3x और ये √2, ठीक है, माइनस के साथ में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोनों को इक्वेट कीजिए 0 के साथ और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा √2/√3, यहाँ से भी x का वैल्यू आएगा √2/√3। तो दोनों रूट्स क्या हो गए, सेम हो गए, √2/3, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा रूट वाला, ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए, तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें भी जो है मिडिल टर्म है, इसमें रूट फंसा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 3 10 जा कितना आ गया, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब सवाल आता है कि किस नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूट के अंदर 5 है, तो आप 5 से प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रूट के अंदर अगर 2 होता तो हम 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रहे होते। तो यहाँ पे चूंकि 5 है तो 5 से स्टार्ट किया, तो 5 6 जा आ गया यहाँ पे, और 6 1 जा हमने दे दिया। अब ये 5 का मतलब हमें पता है, इस 5 का मतलब क्या है, 2 ठो √5 है, √5 इंटू √5। उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिर्फ अब नीचे का नंबर्स में दिमाग लगा के कैसे भी ये 5 को लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ही क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। हम चाहते तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे, 30 को 5 से दिया हमने, यहाँ पे 6 आ गया, तो 2 3 जा 6 आ जा रहा है। तो ये 2 3 को ऐड करने से भी तो ये 5 आ जा रहा है, तो हम ये 2 3 ले, ना कि ये 6 1 ले। तो याद कीजिए, अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा था ये साइन का इंपॉर्टेंस। ये साइन में यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से हमें समझ में आ जा रहा है कि हमें दो चीज़ को सब्ट्रैक्ट करके ही ये 5 लेके आना है, ठीक है। इसलिए हम 6 और 1 चुन रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा होता है ना, +10 अगर होता है यहाँ पे, तो हम ये 2 और 3 को चूज़ कर रहे होते। बात वगैरह को समझ रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेशन को लिखना। सबसे पहले 3x², तो हमने लिख दिया 3x²। इसको स्प्लिट करना है, तो हमें 2 नंबर मिल चुका है, एक है 6 और एक है 1। और ये 5 का मतलब तो हमें पता है √5 और √5, मतलब एक है 6 √5 और एक है 1 √5 आपके पास। तो एक 6 √5x और एक हो गया -√5x, ठीक है। और -10 हमने यहाँ पे लिखा, इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना स्टार्ट कीजिए। कॉमन लेना आपको सिखा ही चुके हैं, कॉमन लेंगे तो ऐसा एक्सप्रेशन और ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। फिर और कॉमन लीजिए, फिर इक्वेट कीजिए 0 के साथ, आइदर ये x का वैल्यू इतना होगा या फिर x का वैल्यू इतना होगा। इस तरीके से आंसर आ रहा होगा। चलिए फिर आगे देखिए, एक और क्वेश्चन लेंगे हम। तो इसमें हम यही बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर 2 3 ले रहे होते हैं, ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है, तो 2 3 लेंगे तो आप फंस जाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे आप, कुछ आएगा, फिर यहाँ पे जब कॉमन लेने जाएंगे तो एक ही माइनस है, आप फिर पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। इसलिए हम लोग ये साइन देख के डिसाइड करते हैं कि दोनों को प्लस वाला लेना है या फिर दोनों को माइनस वाला लेना है। चलिए आते हैं एक और रूट वाले एग्जाम्पल पे। ये देखिए, इसमें भी जो है बीच में रूट फंसा हुआ है। तो 1 × 70 यहाँ पे आ गया 70। रूट के अंदर 5 है, तो 5 से सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 5 14 जा। अब 14 को तोड़ दीजिए नॉर्मल, 2 7 जा, ठीक है। ये 5 को आपको रिजर्व करके रख देना है √5 और √5 के लिए, ठीक है। अब जो भी दिमाग लगाना है 2 और 7 में दिमाग लगाना है। सोचिए 2 7 को क्या करे कि 5 आ जाए, तो सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ जा रहा है, और यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक आपको मिला 7 √5 और एक मिला आपको 2 √5, ठीक है। तो x² हमने लिखा, इसको स्प्लिट कर दिया, 7 √5x - 2 √5x, -70 हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 0, ठीक है। फिर कॉमन लिया आराम से, फिर एक बार और कॉमन लिया आराम से, फिर आइदर x इक्वल टू इतना आ गया या फिर x इक्वल टू इतना। अब समझ में आ रहा है आपको, ईजी लग रहा होगा अब। चलिए एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और खासकर से ये स्टेप से ये स्टेप जब आप कॉमन लेते हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कॉमन लेना काफ़ी एक खतरनाक बात था। यहाँ पे जब आप कॉमन लेने जाएंगे तो आपके सामने काफ़ी सारा प्रॉब्लम आएगा। आप यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए, -2 कॉमन ले लेंगे सबसे पहले,
तो क्या बच जाएगा √5x, क्योंकि 2 इसमें भी था इसलिए पहले 2 ले रहे हैं, तो और प्लस 35 ऐसा आएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास √5 है और इसमें भी तो 5 कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, तो आपको क्या करना है, देखिए इस 35 को अगर हम ब्रेक करें तो 5 7 जा, यानी -2 √5x प्लस 35 को क्या लिख सकते हैं 7 × 5। अब चूंकि यहाँ पे √5 है तो इसको भी हम √5 में लिखना चाहेंगे, तो 5 को लिख देते हैं √5 × √5। ठीक है, ऐसा कुछ आया। अब √5 कॉमन आ रहा है तो -2 √5 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 7, एक √5 चला गया तो एक √5 बचेगा, 7 √5, तो यहाँ पे लिखा है x प्लस 7 √5 ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, और इतना आपको झंझट नहीं करना, तो आप सिर्फ ऐसे सोचिए कि फर्स्ट में तो कॉमन लेके आपने आराम से लिख दिया, यही एक्सप्रेशन यहाँ पे आना है, इसके लिए टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, बात है कि यहाँ पे क्या लिखा जाए ना, तो यहाँ पे देखिए क्या इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टरेशन में 2 आएगा तो 2 कॉमन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, √5 है, इसमें भी क्या 5 आएगा, हाँ 5 आ रहा है, तो आप सीधा सीधा इसको कॉमन ले लीजिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे, फर्स्ट में तो हमने कॉमन लेके चलिए ये लिख दिया। अब बात आता है कि सेकंड में कॉमन लेके क्या लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो √5 है और इस 10 में भी कहीं ना कहीं 5 है, तो ये √5 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और अंदर क्या लिखे अगर टेंशन आ रहा है तो यही फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, चाहे तो इतना डिटेल में समझ के भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आपको बता दिए जो आपको अच्छा लगे। फिर यहाँ पे आप कॉमन लेके ये तो सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप जब भी ये रूट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। सबसे पहला जो वर्ड प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था प्रेयर हॉल वाला, तो उसमें हमने इक्वेशन बना ही लिया था, ऐसा कुछ इक्वेशन आया था, उसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो बस प्राइम फैक्टरेशन कर दिया गया और यहाँ से कॉमन लेके x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 12 और एक आ रहा है -12.5। अब चूंकि इस प्रेयर हॉल में लेंथ और ब्रेथ का बात हो रहा था तो लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड, और x इक्वल टू क्या ले लेंगे 12। ठीक है, तो ब्रेथ आ गया 12 और लेंथ जो है 2x + 1 यानी 25 मीटर आ गया। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड आउट करना है, तो काफ़ी इजी है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें रूट दिख रहा है, ये भी आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और √2 क्या हो गया 2, मतलब 5 2 = 10 आ गया। 10 को आप तोड़ना है, 2 5 = 10। ठीक है, और 2 5 को ऐड करने से 7 आ जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्लस है, तो यही 2 5 लेंगे हम और करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कर रखा है मैंने। ये रहा 2 5, हमने इसको ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे कॉमन लेना है, तो यहाँ पे जब √2 कॉमन लेंगे तो √2 लिखेंगे, और x भी कॉमन आ रहा है तो एक x बच गया यहाँ पे, और ये 2 था, इसमें 2 √2 है, एक √2 कॉमन चला गया तो एक √2 यहाँ पे बच गया। ठीक है, फिर दूसरी तरीके से यहाँ पे हमने कॉमन लिया और फाइनली 0 से इक्वेट करके ये 2 वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये भी देखिए, इसमें आपको एक फ्रैक्शन दिख रहा है, तो जब भी आपको फ्रैक्शन दिखे तो आपको पहले सुलझा लेना है। एलसीएम लेके आप सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कीजिए इसको। ये रहा एलसीएम लिया हमने, सिंपल एक्सप्रेशन ये हो गया, 8 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ठीक है, फिर मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ऐसा आएगा। फिर आप इसके बाद तो आपको पता ही है, ये 2 आंसर मिल जाएगा आपको। आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। वही जॉन जीवंती वाला एग्जाम्पल है, मार्बल्स वाला। तो इक्वेशन तो हम बना ही लिए थे, ये इक्वेशन मिला था। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका 2 वैल्यू आता है 36 और 9। तो जब x = 36 होगा, इसका मतलब जॉन के पास 36 मार्बल और जीवंती के पास, याद है 45 - 36 करेंगे, कितना आ जाएगा 9 मार्बल्स आ जाएगा। ठीक है, या फिर जब x = 9 लेते हैं, इसका मतलब जॉन के पास क्या तो 9 मार्बल्स है और जीवंती के पास 45 - 9 कर रहे होंगे तो कितना आएगा 36 मार्बल्स होंगे। ठीक है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना। प्रोडक्ट दिया है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर, अगर एक नंबर को x माने तो दूसरा नंबर क्या होगा बताइए। दोनों का सम 27 है, तो दूसरा नंबर होगा 27 - x। ठीक है, फिर दोनों का प्रोडक्ट मतलब दिया हुआ है 182, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा और फिर सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, एक नंबर x है, दूसरा 27 - x, प्रोडक्ट 182, सॉल्व करते करते 13 और 14 आता है, तो दोनों नंबर 13 और 14 है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लिखा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365।
टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब पहले समझा चुके हैं, एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x + 1 होगा। फिर सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम अगर करें प्लस अगर करें तो आएगा 365, ठीक है। तो जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ले देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको करना है, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे बेस है एक्सप्रेशन में, तो लेट हम मान लेंगे बेस अगर x है तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, यानी x - 7 होगा, ठीक है। तो देखिए एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो बेस अगर x है तो ऑल्टीट्यूड x - 7, हाइपोटेन्यूज 13 दिया ही हुआ है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्विंग का स्टेप हम मिसिंग कर दिए, ठीक है, क्योंकि सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। तो x का 2 वैल्यू आप पाएंगे, एक होगा 12, एक होगा -5, ठीक है। तो नेगेटिव तो नहीं लेंगे क्योंकि ये लेंथ का बात हो रहा है, तो हम लोग 12 लेंगे, बेस 12 और ऑल्टीट्यूड जो होगा 12 - 7 यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये तीनों जो नंबर है, ये आया 5, ये आया 12 और ये आया 13, ये तीनों काफ़ी फेमस नंबर है। जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे होंगे तब तक आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, कि जब भी हाइपोटेन्यूज 13 होता है तो यहाँ पे 5, 12 होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। याद है ये हम बोले थे काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। कॉटेज इंडस्ट्री कुछ पोट्री बनाता है, हमने टॉय वाला एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल नंबर 1 का 2 में देखा था हमने, ठीक है। तो इसमें पोट्री दिया हुआ है, पोट्री आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स बनाता है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। एक आर्टिकल बनाने का जो खर्चा है वो 3 ज़्यादा है नंबर ऑफ आर्टिकल से। टोटल कॉस्ट दे दिया है आपको 90, पता करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। समझ गए ना आप ये कौन सा क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को आप क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल बनाने का खर्च कितना आएगा, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी 3 + 2x, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमें निकालना है क्योंकि टोटल कॉस्ट 90 दिया है, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एक आर्टिकल बनाने का खर्च इतना है, तो x आर्टिकल बनाने का खर्च कितना होगा, 3 + 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x से, ठीक है, और इसको इक्वेट कर देंगे किससे, 90 से। तो ऐसे करके ये इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स x, कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल इतना, तो कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल बनेगा कितना होगा, x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, और इक्वेट कर दिया 90 के साथ। तो ये इक्वेशन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके ये आया, x का 2 वैल्यू आ रहा है, x और -15/2। अब चूंकि ये नेगेटिव है हम उसलिए भी नहीं ले रहे, और ये फ्रैक्शन में आ गया, और यहाँ पे है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको एक होल नंबर होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग 6 को लेंगे और ये वैल्यू को नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो गया, और हमें कॉस्ट भी पूछा गया है, एक आर्टिकल का कॉस्ट, तो इसमें x का वैल्यू पुट करके निकाल देंगे 15 रुपये, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो बस यही है ये एक्सरसाइज, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए, जो हम होमवर्क दिए हैं वो सब सवाल को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए आराम से। और जो भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, आपको बाकी स्टूडेंट भी हेल्प कर देंगे वहाँ पर। चलिए। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, और इस तरीके का नाम है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम 2 मेथड पढ़ने वाले हैं, ये मेथड तो पढ़ेंगे ही और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी देखेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। चलिए समझते हैं ये क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए मान लीजिए ये कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, x² + 4x - 5 = 0, ठीक है। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी तरीके से इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर दें, किसी चीज़ का होल स्क्वायर और माइनस कोई नंबर, ठीक है, तब इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है। कैसे, देखिए अगर आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसा फॉर्म में लिख दिया, अब यहाँ से x निकालना इजी है। कैसे, देखिए इसके बाद हम लिखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर -9 = 0, तो ये 9 उधर जाएगा तो = +9 हो गया, ठीक है।
अब दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो x प्लस 2 उधर √9 होगा। √9 मतलब एक बार +3 और एक बार -3, समझे? हम करके दिखाते हैं एक बार, देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। इसके बाद ये स्टेप के बाद ये स्टेप, इतना तो समझ में आया। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस √9 यानी ±3 आपको मिलेगा। तो एक बार x प्लस 2 आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 3 लेना है, या फिर x प्लस 2 इक्वल टू आप क्या ले रहे होंगे, -3 ले रहे होंगे। यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि एक बार अगर आपको ऐसा स्क्वायर में एक्सप्रेशन मिल जाता है, उसके बाद x निकालना ईजी हो जाता है। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -5। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक है 1 और एक है -5। तो यही चीज़ इस प्रोसेस में बताया जाता है। ठीक है, कि वी कैन कन्वर्ट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द फॉर्म दिस वन एंड देन वी कैन ईजिली फाइंड इट्स रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले इस फॉर्म में यानी इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद रूट्स फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। ठीक है, अब समझेंगे कि ये स्टेप से ये स्टेप में आए कैसे, इस पूरे चीज़ को इस एक्सप्रेशन में डाले कैसे। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको। मान लीजिए आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, x² + 4x - 5, तो x² + 4x - 5, ठीक है, इक्वल टू 0। मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए आप ये चीज़ याद रखिए कि a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। उसी तरीके से a - b का भी आपको पता होगा, यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो ये आपको पता है। देखिए अब हम इसको इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि इससे हम ये लिख पाए। जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे होता है a², तो ये तो है किसी चीज़ का स्क्वायर, x², ठीक है, होल स्क्वायर है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 9x² हो रहा होता है ना, तो हम क्या लिखते हैं, 3x का होल स्क्वायर। याद रखिएगा पूरा को यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे x² है तो हम सिर्फ x² लेके काम करते हैं। तो a² हमें मिल गया, प्लस इस फॉर्मूले में क्या है, 2 है यहाँ पे, तो आप ज़बरदस्ती का 2 लिखेंगे यहाँ पे, इंटू a यानी ये वाला एक्सप्रेशन। तो a यहाँ पे क्या है, मेरा x है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, x² नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे a² था तो a था, तो इसलिए यहाँ पे x² है तो x है, इंटू फिर है b। अब b फाइंड आउट करना आपके लिए काम है। अब सोचिए आपने मन से कि 2x है आपके पास, आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको 4x मिल जाए। तो आप 2x है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 4x पूरा मिल जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, देखिए तो यहाँ पे हमें पता चल गया, यहाँ पे होगा 2। ठीक है, तो b मिल गया। अब क्या चाहिए, b² चाहिए यहाँ पे, तो प्लस b² लिखने के लिए यही तो हमारा b है, तो ये 2² हम अपना मर्जी से यहाँ पे ऐड किए। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे ख़त्म है। तो ये b² हमने अपना मर्जी से ऐड किया है, तो इसको हटाना भी पड़ेगा, तो -2² हम डालेंगे ताकि ये कट के न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, फिर -5 था एक्सप्रेशन में, -5 हम यहाँ पे ऐड कर दिए, इक्वल टू 0। ये पूरा लाइन आया कि नहीं समझ में, एक बार फिर से करके दिखाते हैं। देखिए तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है x² + 4x - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसका स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² लिख देंगे। अगर यहाँ पे 9x² हो रहा था तो 3x का होल स्क्वायर लिख रहे होते, 16x² होता है यहाँ पे तो 4x का होल स्क्वायर लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ x² है तो हमने x² लिखा, प्लस फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे 2 इंटू a यानी x, इंटू b हमें फाइंड आउट करना है, मतलब 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 4x मिल जाए, तो आप बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो हमें b मिल रहा है 2, प्लस होता है फॉर्मूला में b², तो इस 2 का स्क्वायर हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे अपना मन से ऐड किए। ये 2² अपना मन से ऐड किए हैं, तो इसको काटने के लिए -2² डालेंगे। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे है -5, तो -5 इक्वल टू 0। इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, फिलहाल आप ये डिटेल मेथड समझिए, अभी हम शॉर्टकट भी बता देंगे, उससे ईजी हो जाएगा। तो इतना लिखने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, मेरा x + 2 का होल स्क्वायर बन गया, बना कि नहीं बना। और ये -4 - 5 मतलब ये हो गया -9 इक्वल टू 0। तो समझ गए, देखिए इस एक्सप्रेशन से हम इस एक्सप्रेशन में कैसे पहुँच रहे हैं, होल स्क्वायर -9। अब इसके बाद तो ईजी है फाइंड आउट करना, वो 9 उधर जाएगा, फिर x + 2 इक्वल टू +-3 हमें मिल रहा होगा, तो वही एक बार आएगा 1 और एक बार आएगा -5। समझे कि नहीं समझे, तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं डिटेल मेथड से, उसके बाद हम आपको इसका शॉर्टकट बता देंगे, तब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। देखिए अब मान लीजिए आपको एक ऐसा इक्वेशन दिया गया 3x² - 5x + 2 इक्वल टू 0।
इसको करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट में हम देख रहे हैं 3x² है, तो इसको होल स्क्वायर में लिखना है। होल स्क्वायर कैसे बनेगा, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे को 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो सामने वाला टर्म है उसको हमें होल स्क्वायर बनाना है। तो अब देखिए 9x² बन गया, तो अब ये 3x का होल स्क्वायर हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5x² हो रहा होता, हम पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते, 5 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो अब हमारा इक्वेशन ये ना रह के क्या बन गया है, ये बन गया है। ठीक है, अब इस पर काम करना है, इसको होल स्क्वायर बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 9x² को हमने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस देंगे। अब यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर बनने वाला है ऐसे करके। ठीक है, फिर फॉर्मूले का हिसाब से जाएंगे। फॉर्मूला में क्या होता है, a² माइनस 2ab। तो 2 हमने ज़बरदस्ती का डाला फॉर्मूले के हिसाब से, इंटू ए हमारे पास 3x है तो 3x डालना ही पड़ेगा, इंटू b। अब ये b फाइंड आउट करना है, कैसे आएगा हम करके दिखाते हैं एक बार। देखिए इस पूरे को हमने क्या कैसे लिख रहे हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस, चूँकि यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने यहाँ पे माइनस दिया। ठीक है, 2 हमने फॉर्मूले के हिसाब से डाला, इंटू ए तो यहाँ पे 3x है तो 3x लिखना ही पड़ेगा, इंटू b। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें यहाँ पे कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमें 15x मिले। ठीक है, तो आपके पास कितना है, 6x है। तो 6x में क्या मल्टीप्लाई करे, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करे कि हमें क्या मिल जाए, 15x मिल जाए। तो यहाँ से हम इसको अगर मान लीजिए y ले लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करें y का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 15/6, यानी इसको काटेंगे 3 का टेबल से तो 5/2 आ रहा है। तो ये हमारा 5/2 मिल रहा है b के फॉर्म में। समझे कि नहीं समझे, ये 5/2 कैसे आया, तो देखिए, तो इसको हमने 5/2 लिख दिया। उसके बाद ये 5/2 ही b है हमारा, तो इसका हमें b² चाहिए, तो प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो ये हम अपना मन से एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो इसको काटने के लिए माइनस 5/2 का होल स्क्वायर भी डालना पड़ा। ठीक है, और ये जो +6 पहले से था क्वेश्चन में, वो हमने +6 यहाँ पे उतार दिया। समझे कि नहीं समझे। अब ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया बोलिए, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर। ये समझे कि नहीं समझे। और फिर है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो -25/4 प्लस 6 है यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करना काफ़ी इजी है। यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम करके दिखाते हैं। ये इक्वल टू 0 होगा, अब ये 1/4 उधर जाएगा, तो 3x माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1/4, यानी प्लस माइनस 1/2 मिल रहा होगा हमें। तो एक बार प्लस 1/2 लेकर सॉल्व कर देंगे, एक बार माइनस 1/2 लेकर सॉल्व कर देंगे। तो इन लोगों ने यहाँ पे करके रखा होगा। देखिए एक बार इतना इक्वल टू प्लस 1/2 और एक बार इतना इक्वल टू माइनस 1/2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 5/2 को ऐसे प्लस माइनस 1/2 भी लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये प्लस माइनस क्या डिनोट करता है, प्लस माइनस। तो फाइनली जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो 2 हमें x का वैल्यू मिल रहा होगा। एक x का वैल्यू ये है 1 और एक x का वैल्यू है 2/3। समझ में आ गया, इस तरीके से कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को जिसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है फर्स्ट वाला टर्म, इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले वो मेथड देख लेते हैं, फिर हम आपको शॉर्टकट बताएंगे। ये रहा अनदर वे ऑफ शोइंग दिस प्रोसेस। अब देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, तो हमने इससे पहले क्या किया था, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तब ये 9x² परफेक्ट स्क्वायर बन गया था। लेकिन इसका एक और तरीका है, हम क्यों ना इसको 3 से डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड करेंगे तो बच क्या जाएगा, ये x² बचेगा। ऐसे भी तो परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है, और इसका नीचे बाई 3 आ गया, इसके नीचे भी बाई 3 आ गया, और 0/3 तो 0 ही होता है। ठीक है, तो एक बार हमें फिर ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया, फिर उसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपना काम करेंगे। ठीक है, अब चलिए आपको शॉर्टकट बताते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करके। तो शॉर्टकट मेथड कुछ ऐसा है। देखिए जब भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे और इसका फर्स्ट टर्म जो है x, वो लिख देंगे x। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिख रहे होते। ठीक है, फिर इसका जो कोफिशिएंट है 4, उस 4 का हाफ कर देंगे, 4/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आता है बार बार। फिर इसी 4/2 को माइनस में लिखेंगे, माइनस 4/2 का अलग से स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो -5 है, ये -5 को यहाँ पे उतारेंगे। समझे कि नहीं, ये शॉर्टकट स्टेप। तो ये क्या बन गया, x + 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 जा कटा, यानी 4 माइनस -4 -5 तो -9। तो डायरेक्टली हमें ये मिल जाता है x + 2 का होल स्क्वायर -9। ये चीज़ हमें मिल गया डायरेक्टली। समझे कि नहीं समझे। एक बार फिर से अगर रिकैप करें, देखिए जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट खोलेंगे, ये फर्स्ट टर्म x लिखेंगे,
अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिख रहे होते। फिर ये जो नंबर है 4, उस 4 का हाफ करेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर मिल गया। फिर इसी 4/2 को माइनस में 4 हमेशा माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, 4/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -5 है, ऐसे उतार देंगे। तो ये क्या बन गया, x+2 का होल स्क्वायर और इधर पे क्या आ गया, -9 आ गया। समझ रहे हैं, ये है शॉर्टकट मेथड। तो एग्जाम में हम ऐसे ही करेंगे शॉर्टकट मेथड से, देखिए। लेकिन आपको लॉन्ग कट जो हम अभी बताए थे वो भी समझ में आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये शॉर्टकट मेथड इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस पर शॉर्टकट मेथड का कुछ लिमिटेशन है। अभी हमने देखा था कि इस टाइप के क्वेश्चन को जहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, दो तरीका है इसको स्क्वायर बनाने का। एक तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते थे और दूसरा तरीका क्या था, इसको 3 से डिवाइड करने का, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड हम रेकमेंड करेंगे कि आप क्या कीजिए, जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तब जो इक्वेशन मिलेगा उस पर अप्लाई कीजिए शॉर्टकट मेथड, इस पर मत अप्लाई कीजिए। इस पर भी शॉर्टकट मेथड होता है लेकिन थोड़ा झंझट वाला काम हो जाता है, तो हम इस पर रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको जब 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, यही इक्वेशन है। इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ इक्वेशन बन गया। अब इस पर शॉर्टकट मेथड काफ़ी इजीली अप्लाई हो जाता है। और उससे पहले आप एक बात समझिए, कोई मान लीजिए आपको 1/2 का हाफ पूछ रहा है, 1/2 का हाफ क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 इसका हाफ है, ठीक है। चलिए 2/3 का हाफ बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2/6 इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए 5/3 का हाफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5/6 इसका हाफ हो गया, ठीक है। इतना बात समझ गए। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस पे लगाना है शॉर्टकट मेथड और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। देखिए, तो हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलेंगे, ये x है तो यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे चूंकि माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। फिर 5/3 का हाफ करेंगे, 5/3 का हाफ क्या होगा बोलिए, अभी बताए थे 5/6, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इतना बन गया। फिर यही माइनस लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो या फिर माइनस हो, यहाँ पे हमेशा माइनस होता है, तो माइनस देंगे। फिर ये 5/6 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे +2/3 है तो इसको वैसे का वैसे ही उतार देंगे, = 0, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, 5/6 होल स्क्वायर माइनस ये 25/36 मिल गया यहाँ पे, और +2/3 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 5/6 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे एलसीएम ले रहे होंगे 36, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 3 12 जाए तो 12 2 जाए 24। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/36 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका होल स्क्वायर है और -1/36 इतना आ गया। अब इसके बाद तो सॉल्व कर ही लेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। देखिए लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जाम्पल 3 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में ये इक्वेशन बना था, इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो इसको करने का हमें पता है दो तरीका, एक क्या तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं और या फिर डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने शॉर्टकट मेथड से किया है जो काफ़ी ईजी होता है। देखिए हमें पता है कि शॉर्टकट मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन हमारा ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x है तो हम फर्स्ट में पहले x लिखते हैं, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखते हैं, फिर 5/2 का हाफ यानी 5/4 होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस ऑलवेज होता है और यहाँ पे फिर से 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और जो +3/2 है वो यहाँ पे लिख दिए। तो यही लाइन करने के बाद ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको फिर ये दोनों नंबर को सुलझाएंगे तो आ जाएगा -1/16। इसके बाद तो सॉल्व करना इजी है, ये = 0 है, ठीक है, ये 1/16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/16 हो जाएगा। इसके बाद ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आ जाएगा, मतलब +-1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये रहा यहाँ पे करके रखा हुआ है, x - 5/4 = +-1/4। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व कर देंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर देंगे, तो x का 2 वैल्यू आ रहा है 3/2 और 1, ठीक है। अब बहुत बच्चे को मन होगा कि डिटेल मेथड से करें, तो डिटेल मेथड लगाना भी उतना कोई टफ काम नहीं है, कर सकते हैं। देखिए करते हैं, डिटेल मेथड से करना चाहे तो हम इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये बन गया 4x² - 10x + 6 = 0, ठीक है। तो ये 4x किसका है स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर, फिर -2 × a यानी मेरा है 2x × b कैसे फाइंड आउट करें, तो b फाइंड आउट करने का तरीका है, आप ये 10x को यहाँ पे कितना आया है 4x से डिवाइड कर दीजिए, तो 10/4 यानी 2 का टेबल से कटेगा 5/2, तो यही b है हमारा 5/2, ठीक है।
अब ये 5/2 b मिल गया, तो प्लस बी स्क्वायर हमें लिखना होता है, तो 5/2 का होल स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा हमने लिखा है तो इसको काटने के लिए -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे +6 है इक्वल टू 0। समझे कि नहीं समझे? अब ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया है, ये बन गया है 2x माइनस, चूँकि यहाँ पे माइनस था इसलिए -5/2 का होल स्क्वायर और प्लस 25/4, इधर माइनस है, -25/4, ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखे, और +6 इक्वल टू 0। इसको सुलझाएंगे तो कितना आएगा, 4 6 24, यानी 1/4 आ रहा होगा। 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ रहा है। इसको यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चला जाएगा, यानी ±1/2 आएगा। तो एक बार फिर से लिखते हैं, 2x माइनस 5/2 इक्वल टू ±1/2। तो एक बार +1/2 लिखते हैं, और 2x माइनस 5/2 इक्वल टू -1/2, ठीक है। यहाँ से अगर 2x निकाले तो दोनों ऐड हो जाएगा, 6/2 यानी 3 आ गया, तो x आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं 3/2, ठीक है। और यहाँ से अगर x निकालना चाहे तो ये उधर जाके 4/2 यानी 2, और 2/2 1 आ जाएगा। तो एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 3/2, ठीक है। इन लोग का भी आंसर इतना ही आया था, ये रहा, एक आया था 1 और एक आया था 3/2। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही ईजी है, जो आपको ठीक लगे। आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास दो मेथड है, क्या तो आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो आप डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डिटेल मेथड लगाया है, चलिए देखते हैं। तो इसको स्क्वायर बनने के लिए इन्होंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो पूरा इक्वेशन अब ये आ गया, ठीक है। तो ये किसका होल स्क्वायर है, 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए -2 हमने लिखा, फिर a यानी ये चीज़, और b निकालना है 3 कैसे निकालते हैं पता है आपको, यहाँ पे है 30x और यहाँ पे 2 5 10x, तो इस 30x को 10x से डिवाइड कीजिए तो 3 जाता है, तो यही 3b होता है, ठीक है। तो एक बार b मिल गया, तो प्लस बी स्क्वायर, इसको काटने के लिए -b स्क्वायर हमने यहाँ पे डाला, और -10 यहाँ पे, ठीक है। फिर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, और इसका 9 और इसका 10, तो 19 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सॉल्व कर दिया गया है, तो x का 2 वैल्यू ये रहा, समझे। आगे मूव कर जाते हैं एग्जाम्पल 9 पे। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस वन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इन्होंने करना स्टार्ट किया डिटेल मेथड से। 4x तो ऑलरेडी स्क्वायर में, तो 2x का होल स्क्वायर, फिर +2, और ये रहा a। b निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे b, ये 3x है और इधर 4x है, तो 3x/4x कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 3/4 b हो गया। तो इधर आ गया +b स्क्वायर, इसको काटने के लिए इधर लिखेंगे -b स्क्वायर, ठीक है, और ये +5 जो था इसको हमने ऐसे ही उतार दिया। इसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन करते करते आप एक जगह पे फंसेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है +71/16, इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -71/16 हो जाएगा यहाँ। तो जब आप इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आप देखेंगे कि रूट के अंदर माइनस आ जा रहा है, और जब भी रूट के अंदर माइनस होता है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ये रियल नंबर नहीं रह जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसका कॉन्सेप्ट आप क्लास 11 में पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा, कि द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव कुछ आ गया, यानी जब भी रूट के अंदर <0 कोई नंबर आ गया, तो वहाँ पे हम लिखेंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब साथ साथ हम देखते हैं कैसे हम इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये कोई जनरल इक्वेशन है आपके पास, आपको अगर शॉर्टकट मेथड लगाना है तो आप क्या करेंगे, सबको a से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। तो ये मिल गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर आपको पता है, x लिखेंगे, फिर b/a का हाफ यानी b/2a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, फिर इसी b/2a का होल स्क्वायर माइनस के साथ, और प्लस c/a तो यहाँ पे था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे इतना चीज़ को आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना चीज़ पाइएगा, ये चीज़ को तो हमने ऐसे ही उतारा हुआ है, ठीक है। फिर इसको जब उस साइड भेजेंगे तो आपको कुछ इक्वेशन ऐसा मिल जाएगा, समझ रहे। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, ले दे के देखिए, ये रहा। यहाँ पे जब स्क्वायर हटाया गया तो ये √b² - 4ac यहाँ पे आ गया, और प्लस माइनस तो रहेगा ही, और 4a² का रूट क्या हो जाएगा, 2a, तो ये रहा 2a, ठीक है। फिर यहाँ से x निकालना है हमें, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b/2a उधर जाएगा, एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। और यही चीज़ हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, मतलब डायरेक्टली हम x का वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं।
एक्स का दो वैल्यू हो जाएगा, एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ, ये दो एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन इस मेथड का एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन यही है कि ये जो रूट के अंदर जो नंबर है ना b² - 4ac, ये हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव यानी अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो गया तो वहाँ पे नो रियल रूट्स होगा। समझ रहे? चलिए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि दस इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 होता है तो जो रूट्स है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूले से, -b + -√b² - 4ac/2a। अच्छे से इसको रट लीजिए। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा हुआ है कि सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2.1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सिंपल सा इक्वेशन देखते हैं, क्या इक्वेशन बना था उस क्वेश्चन में, ये इक्वेशन बना था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो बताइए यहाँ पे a कितना है, तो a यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 है, b कितना है 1 और c कितना है, साइन के साथ आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, -528। तो हम डायरेक्टली बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख सकते हैं x = ये चीज़। ठीक है, ध्यान साइन पे खाली ध्यान दीजिएगा, -b यानी -1 हो गया, फिर प्लस माइनस रूट b² यानी 1 का स्क्वायर -4 × a × c, तो 4 ये रहा, a रहा 2 और c में देखिए 528 और ये माइनस और आगे फॉर्मूले का माइनस दोनों मिलके प्लस बन गया यहाँ पे। ठीक है, फिर अंदर सॉल्व करते गए तो ये हमारा आ रहा है इतना। तो एक बार हम x का वैल्यू प्लस वाला के साथ निकाल देंगे और एक बार माइनस वाला के साथ निकाल देंगे। ठीक है, तो x का दो वैल्यू आ रहा है 16 और -33/2। अब शायद ये लेंथ ब्रेथ वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग x का वैल्यू जो है 16 लेके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अभी तक हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स या फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो समझ लिया था। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको कोई बोले तो x और x+1 हम लोग मानते थे, याद है। अब यहाँ पे लिखा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जब ऑड हो, ऑड नंबर में कितने का गैप होता है, अगर 3 है तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर एक ऑड नंबर अगर मान लीजिए 15 है तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, 17 होगा। कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो समझ गए आपको यहाँ पे क्या मानना है, अगर एक ऑड नंबर x है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, x+2 होगा। अगर यहाँ पे इवन भी लिखा होता तो इवन नंबर्स में भी 2 का गैप चलता है, उसमें भी सेम ही मान रहे होते। ठीक है, x और x+2। चलिए, तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। चलिए, तो मान लेते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर x है तो और दूसरा हो गया x+2। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 290 आना चाहिए। तो ये रहा फाइनली इक्वेशन, हमें ये मिला। और सीधा हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद x का वैल्यू जो है वो इतना आ रहा है, यानी x का दो वैल्यू आ रहा है 11 और -13। लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये पॉजिटिव वर्ड तो हमने इग्नोर ही कर दिया, तो पॉजिटिव वर्ड का अब यूज़ आ रहा है कि वो नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे जो -13 है ये वैल्यू हम नहीं लेंगे x का। ठीक है, x = 11 जो है ये वैल्यू लेके काम करेंगे। तो एक वैल्यू हो गया 11, एक ऑड नंबर 11 हो गया, तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, 13। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। फर्स्ट लाइन से क्या क्या चीज़ हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, ये शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, इसका जो ब्रेथ है वो 3 मीटर लेस है लेंथ से। तो अगर हम लेंथ को x माने तो ब्रेथ कितना हो जाएगा बताइए, x - 3, 3 मीटर कम है। या फिर आप इसको उल्टा वे में भी लिख सकते थे, अगर हम ब्रेथ को x माने तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ 3 मीटर ज़्यादा होगा, इससे x+3 होगा। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अब एग्जांपल में इन्होंने ऐसे माना है, ब्रेथ को x माना है तो लेंथ को x+3, तो हम ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हम जो पहले वाला बताए थे उससे भी कर सकते हैं सवाल को। देखिए, तो लेंथ आ गया कितना, x+3 और ब्रेथ आ गया कितना, x। आपसे कोई अगर एरिया पूछे इस रेक्टेंगुलर पार्क का तो एरिया बता सकते हैं कितना होगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x × x+3। तो आ गया इतना, ये आ गया एरिया इसका। समझे कि नहीं समझे इतना। चलिए आगे मूव करते हैं। इट्स एरिया यानी यही चीज़, इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल with its base as the breadth of the rectangular park and altitude 12 मीटर। क्या क्या लिखा हुआ है कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है ना वो 4 ज़्यादा है उस पार्क के एरिया से
जो पार्क किस शेप में है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप में है, और इस पार्क का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ है, और इस पार्क का ऑल्टीट्यूड 12 मीटर है। अब तो आप और भी कंफ्यूज हो गए होंगे, चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। बोला जा रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका ब्रेथ और लेंथ हमने सब निकाल लिया, एरिया तक भी निकाल लिया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एक और पार्क है ये वाला, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप में है, ठीक है। इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 12 दिया हुआ है, और इसका जो बेस है ना, इसको बेस बोलते हैं, इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर पार्क का क्या है, ब्रेथ है। बातें कर रहे हैं, को समझ रहे हैं। तो अगर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कोई निकालने बोले तो एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस यानी x, ये भी x होगा, ठीक है, इंटू हाइट 12, ठीक है। तो ये 2 6 कटेगा, तो एरिया आ गया 6x। समझ गए इसका एरिया। तो सवाल में बोला है कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है यानी x² + 3x, ठीक है, इसके लिए इक्वल टू 4 यानी 4 मोर देन यानी प्लस इसका एरिया कितना था, 6x। समझे कि नहीं समझे। तो इससे हम लोग इक्वेशन बना देंगे। तो x² - 3x - 4 = 0, ये इक्वेशन बन रहा होगा, ये रहा x² - 3x - 4 = 0। तो एक बार हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने के बाद 2 वैल्यू आ रहा है, 4 और -1। चूँकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ का बात हो रहा है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ 4 लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ब्रेथ हमने 4 ले लिया और लेंथ आ गया 7। चलिए आते हैं एग्जाम्पल 13 पे। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब भी आपके क्वेश्चन में ये फ्रेज रहे इफ़ दे एग्जिस्ट, इसका मतलब आपको रूट के अंदर क्या था बताइए, b² - 4ac। मतलब b² - 4ac का वैल्यू आपको निकाल के चेक करना है कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है, ठीक है। अगर b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, और अगर लेस देन 0 है यानी जब नेगेटिव में आ जाता है इसका वैल्यू, इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बोलते हैं रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे a b c हमने पहले लिखा, b² - 4ac का वैल्यू अलग से निकाल रहे हैं, 1 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करता है। अब हम फॉर्मूला लगा के x का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। तो रूट्स ये 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए b² - 4ac का वैल्यू निकाला गया, नेगेटिव आ गया 0। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे किया गया, 3 में देखिए b² - 4ac का वैल्यू 0 आ गया, तो 0 भी आने से काम करना है आपको, ठीक है। x का वैल्यू एक ही मिलेगा लेकिन दोनों ही वैल्यू यही होगा, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 में। यहाँ भी रूट्स फाइंड आउट करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी फेमस होता है, ठीक है, जब आपको रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन में बेस्ट क्या होता है कि आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए आराम से और इसको सॉल्व कीजिए। तो एलसीएम x आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² + 1, इधर पर है 3, यानी x² - 3x + 1 = 0। ये आपको इक्वेशन मिल रहा होगा। अब एक बार इक्वेशन मिल गया, उसके बाद आप आराम से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए। पहले b² - 4ac चेक कर लीजिए, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x का वैल्यू आप दो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए तो इसमें भी हम एलसीएम लेके सुलझाएंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, x और x - 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x - 2, ये -x यहाँ पे = 3, ये x कट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x², फिर ये हो जाएगा 2x और उधर 3 तो 6x, और इधर -2 है तो इधर आएगा +2 = 0, ठीक है। ये आ जाएगा इक्वेशन आपके पास। इसके बाद फिर से हम b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे, 12 आ गया, तो हम यहाँ से x का 2 वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। समझ रहे हैं, ईजी लग रहा है। चलिए तो ये क्वेश्चन देखने में इजी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर मेरे को लगता है कहीं फंस सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, दोनों एग्जाम्पल को। आगे मूव करते हैं। अगला एग्जाम्पल है बोट के ऊपर, बोट स्ट्रीम के ऊपर। देखिए अ मोटर बोट हुज स्पीड इज़ 18 km/h इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 24 km अप स्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम लिखा हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x km/h, ठीक है। तो जब भी ये 1 hour मोर 1 hour लेस कुछ भी का सवाल हो, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। और हम आपको चैप्टर नंबर 3 में बताए हैं अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है। देखिए बोट का स्पीड है 18 और स्ट्रीम का स्पीड है x, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा। अप स्ट्रीम में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो बोट का माइनस स्ट्रीम का, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा बताइए, दोनों ऐड हो जाएगा 18 + x, है कि नहीं। चलिए तो स्पीड हमें मिल गया, हमें निकालना है क्या, टाइम।
तो यहाँ पे हमें टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 1 आवर, ठीक है। यानी अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगता है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। तो टाइम निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पे टाइम कितना होगा अप स्ट्रीम वाले में, तो डिस्टेंस यानी 24 बाई स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड कितना था 18 माइनस एक्स, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम का निकालते हैं, डिस्टेंस तो वही है 24 क्योंकि वापस सेम स्पॉट पे आया लौट के, और स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितना होता है 18 प्लस एक्स, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस है 1 आवर मोर या फिर 1 आवर लेस लिखा रहता है, तो माइनस करते हैं यहाँ पे इक्वल टू 1। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे 24 कॉमन लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे यही इक्वेशन बना है, इसको सॉल्व करते करते ये इक्वेशन फाइनली मिलता है। और कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पहले होगा या फिर ये पहले होगा, तो इसके लिए हम आपको पहले ट्रिक बता चुके हैं। आप देखिएगा कि दोनों में कौन बड़ा है, 18 माइनस एक्स बड़ा है या फिर 18 प्लस एक्स बड़ा है। तो 18 प्लस एक्स बड़ा है, तो बड़े से जब डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो रिजल्ट छोटा आएगा, यानी ये पूरा चीज़ छोटा है और ये पूरा चीज़ बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा पहले छोटा बाद में इक्वल टू 1, ठीक है। सो सॉल्व करते करते यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ रहा है 6 और माइनस 54, आपको पता है क्या लेना है 6, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ एग्जाम्पल खत्म होता है, आते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड आउट करना है। तो मुझे तो लगता है आप ये सारा ही क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे, पहले आप खुद से कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, ये पूरा चीज़ है। यहाँ पे हम डिटेल मेथड लगाए हुए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये चीज़ आ गया। ये आप कितना बार एक्सप्लेन करिए तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आप खुद से कीजिए, जो डाउट है यहाँ पे स्टेप देख लीजिएगा। इसी को हम चाहे तो शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये इक्वेशन मिला। इसके बाद डायरेक्टली स्क्वायर हमने लिखा, फिर ये फिर ये फिर ये सॉल्व करते गए, x का 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम करके दिखाते हैं, इसमें हल्का सा रूट फंसा हुआ है। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये चीज़ है, यहाँ पे हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो 4 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया। इसके बाद शॉर्टकट मेथड से हमने ये लिख दिया, फिर ये भी कर दिया, तो ये पूरा चीज़ 0 आ गया। यानी x का 2 वैल्यू है, मतलब x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो x का एक ही वैल्यू आया माइनस √3/2, तो दोनों ही वैल्यू हम ये मान लेते हैं इक्वल रूट से यहाँ पे। चलिए 4 नंबर भी वैसे ही है, तो आप ये खुद से कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आप थोड़ा सा फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। जब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहे होंगे, तो जब आप स्क्वायर बनाएंगे ना, तो इक्वल टू यहाँ पे कुछ एक नेगेटिव नंबर मिल जाएगा आपको। और जब आप ये स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लेंगे, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो चलिए कोई एक करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करके रखे हुए हैं। देखिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे हमने a लिखा, b लिखा और c लिखा, फिर हमने इसमें पुट कर दिया आराम से। सॉल्व करते करते x का एक ही वैल्यू आ रहा है माइनस √3/2, मतलब दोनों ही वैल्यू यही है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका 4 कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कैसा होता है। 4 जब करने जा रहे हैं तो a b c हमने लिखा, इसमें हमने पुट कर दिया। तो देखिए रूट के अंदर यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर आ जा रहा है, तो यहाँ पे नो लिखेंगे, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी फेमस होता है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी है, आप ये खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम करके दिखाते हैं। देखिए ये है इक्वेशन, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते वक्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो जब ये इधर आ रहा होगा ना, तो x -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर में सॉल्व किए तो -11, तो ये 11 और ये 11 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, फाइनली ये इक्वेशन मिलेगा। और एक बार इक्वेशन मिल गया तो फॉर्मूला लगाना, फिर x का वैल्यू निकालना, ये तो आपको आता ही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट एज। तो मान लेते हैं कि रहमान का प्रेजेंट एज कितना है x, ठीक है। तो 3 years अगो इसका एज क्या होगा x - 3, 5 years फ्रॉम नाउ उसका एज क्या होगा x + 5, ठीक है। तो दोनों का रेसिप्रोकल का सम करना है, यानी 1/x - 3 + 1/x + 5 इक्वल टू कितना आना चाहिए 1/3।
तो ऐसे करके इक्वेशन बनेगा, यहाँ से सॉल्व करना होगा। तो ये देखिए प्रेजेंटेज हमने x माना, ये इक्वेशन बनेगा। सॉल्व करते करते आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा, 7 और -3। तो नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि ये एज है, x का वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो अगर मान लीजिए सेफाली का मैथमेटिक्स के मार्क्स x है, तो बता सकते हैं इंग्लिश में कितना आया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार समझा चुके हैं, 30 - x होगा, ठीक है। चलिए, तो हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और मिले होते, यानी x ना मिल के x+2 मिला होता, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिला होता, यानी 30 - x -3, तो कितना होगा ये 30 - x -3 तो हो जाएगा 27 - 3। इंग्लिश में अगर इतना मिला होता, मैथ में अगर इतना मिला होता, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 210 हो रहा होता, यानी ये पूरा चीज़ इंटू ये पूरा चीज़ इक्वल टू 210। बस इससे इक्वेशन बन जाएगा और यहाँ से x निकाल देना है। तो देखिए सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स x, इंग्लिश में 30 - x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें 2 ज़्यादा, इसमें 3 कम के लिए -3 कर रहे हैं, तब आता है यहाँ पर 27 - x। दोनों का प्रोडक्ट है 210। सॉल्व किए, ये इक्वेशन मिल गया। इसके बाद आप x का वैल्यू निकालेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इजी क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, बता सकते हैं शॉर्टर साइड कौन सा है, ये शॉर्टर साइड है। तो इसको अगर हम x मान लें तो डायगोनल जो है वो कितना बोला जा रहा है, 60 मीटर मोर है, तो 60 + x हो गया डायगोनल, ठीक है। लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और ये जो लॉन्गर साइड है इससे 30 ज़्यादा है, तो 30 + x हो गया। बस अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप कौन सा थ्योरम लगाएंगे बोलिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 60 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 30 + x का होल स्क्वायर, वहाँ से x सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टर साइड x हो गया, डायगोनल 60 + x, लॉन्गर साइड 30 + x, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये सबका स्क्वायर हमने खोला आराम से, फिर इक्वेशन बन गया। ये सॉल्व करेंगे तो 90 और -30 मिलेगा, तो नेगेटिव तो नहीं लेंगे क्योंकि ये लेंथ का बात हो रहा है। तो शॉर्टर साइड हो गया 90 और लॉन्गर साइड हो गया 120, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। तो अगर हम लार्जर नंबर को x माने तो क्या बोला जा रहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर का अगर स्क्वायर करें तो इज यानी इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर 8x। तो यहाँ से स्मॉलर नंबर निकाल सकते हैं, कितना होगा, √8x होगा, है कि नहीं। तो 2 नंबर हमें मिल गया, एक नंबर है x और दूसरा नंबर है √8x, ठीक है। अब द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो ये लार्जर है ना और ये स्मॉलर है, तो x² - √8x, ठीक है, इसका स्क्वायर, दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 दिया हुआ है। यहाँ से x सॉल्व करेंगे। देखिए लार्जर नंबर हमने माना x, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 8x, तो स्मॉलर नंबर आ गया √8x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो डिफरेंस है, स्क्वायर का डिफरेंस, वो 180 है। इक्वेशन बना, फॉर्मूला लगा दिए, सॉल्व करते गए। x का 2 वैल्यू आ रहा है, 18 और -10, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 18। पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, देखिए क्योंकि x का वैल्यू अगर -10 लेंगे तो स्मॉलर नंबर जो है वो रूट के अंदर माइनस हो जाएगा, फिर रियल नंबर नहीं होगा ये स्मॉलर नंबर, इसलिए नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ़ द स्पीड अगर 5 km/h ज़्यादा होता तो उसे 1 घंटे कम लगते फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड। काफ़ी फेमस क्वेश्चन, वही पहले वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको तो हम बहुत तेज़ी से करेंगे। स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर हम x मान ले और 5 km/h मोर होता, यानी अब स्पीड कितना हो गया 5x + 5, ठीक है। तो हमें पता है 1 आवर लेस लिया है, यानी टाइम का जो डिफरेंस है 360 बाई कुछ माइनस 360 बाई कुछ इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। और दोनों का नीचे अब स्पीड डालना है, एक में होगा x और एक में होगा x + 5। दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है तो बड़ा वाला पीछे होगा x + 5, ये छोटा वाला आगे होगा, ताकि ये पूरा चीज़ बड़ा हो जाए, समझ रहे हैं। तो ऐसे करके ये इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद तो सॉल्व कर ही लेंगे। देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ से 360 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, थोड़ा इजी हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लिखा हुआ है कि 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना घंटा। इतना घंटा में 2 नल मिलके एक टैंक को फिल कर लेते हैं, मतलब एक काम कर लेते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो बड़ा वाला नल है वो 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले नल से, ठीक है, उस टैंक को भरने में।
फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो बताइए वो दोनों नल अगर अलग अलग टैंक को भरते हैं तो कितना समय लेंगे, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, मान लीजिए छोटे वाले जो टैप है, स्मॉलर टैप जो है वो x घंटा लेता है, तो बता सकते हैं जो बड़ा वाला टैप है वो कितना लेगा, 10 घंटा इससे कम, यानी x - 10 टाइम लेगा, क्योंकि ये जल्दी भर देगा टैंक को। और दोनों मिलके इतना समय ले रहे हैं, ये कितना है 75/8 है आवर, ठीक है। तो इसको हम अलग लैंग्वेज में अगर बोले तो छोटा वाला जो टैप है वो x घंटे में एक काम कर लेता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा, समझे कि नहीं समझे। बड़ा वाला जो नल है वो भी इसी तरीके से 1 घंटे में कितना काम करेगा, ऐसे समझिए, बड़ा वाला जो नल है वो x - 10 घंटे में एक काम कर लेता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/x - 10, समझे कि नहीं समझे। और दोनों नल मिल के इतना घंटा में एक काम कर लेते हैं, 75/8 आवर्स में एक काम कर लेते हैं। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/75/8 यानी 8/75, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो अगर हम देखिए छोटे नल का 1 घंटे का काम इतना है, बड़े नल का 1 घंटे का काम इतना है, दोनों नल का मिला के 1 घंटे का काम इतना है, यानी इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिला के है। तो इसको अगर हम करना चाहें ऐसे करेंगे, देखिए टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप x आवर्स, लार्जर टैप x - 10 आवर्स, बोथ टैप इतना घंटा लेते हैं। तो 1 घंटे का काम इसका क्या होगा, 1/x, 1 घंटे का इसका काम क्या होगा, 1/x + 10, और दोनों का मिला के 1 घंटे का काम कितना होगा, सबका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, 8/75। तो इसी से इक्वेशन बनेगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आ रहा होगा, 25 और 15/4। अब देखिए यहाँ पे 15/4 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इसका वैल्यू इसमें पुट करें ना, ये अप्रॉक्स कितना है, 3 के आसपास है, तो 3 - 10 जो भी आएगा नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव में तो टाइम नहीं हो सकता है ना, इसलिए ये वैल्यू नहीं ले रहे हैं, 25 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछा क्या था, टाइम टेकन बाई ईच टैप। तो एक टैप जो है वो 25 आवर्स लेगा, और दूसरा टैप जो लार्जर टैप है वो 25 - 10 यानी 15 आवर्स लेगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, ये 1 आवर लेस देखते ही क्वेश्चन ईजी बन जाता है, देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इमीडिएट स्टेशन। रुकने का टाइम आपको नहीं लेना है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 km/h मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। मान लीजिए पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो x हो गया, तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना होगा, 11 km/h तेज़ी से चलता है, तो x + 11 हो जाएगा, ठीक है। अब तो समझ गए ना, 132 यहाँ पे लिखा हुआ है 132, ठीक है, बाई कुछ माइनस 132 बाई कुछ इक्वल टू कितना है, 1 आवर लेस 1, समझ गए। अब नीचे डालना है, एक के नीचे x और एक के नीचे x + 1, बताइए कौन सा कहाँ पे डालें। तो जो बड़ा वाला है x 11 तो वो यहाँ पे डालेंगे, और ये x यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा इक्वेशन। तो ये देखिए स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड x + 11, फिर यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, फिर 132 कॉमन ले लिया, ये रहा, फिर आप इसके आगे तो सॉल्व कर ही लेंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिक आप सीख लीजिए, यहाँ पे 11 से किसी नंबर को गुना कैसे करते हैं। मान लीजिए 1 2 3 है, इसको 11 से गुना करना है, तो एक लाइन में हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके, ये 1 है, ये 1 को लिख देंगे, फिर ऐड कर करके लिखेंगे, 1 और 2 3, 2 और 3 5, और लास्ट में जो 3 है वो 3 यहाँ पे उतार देंगे, समझे कि नहीं समझे। एक बार फिर से मान लीजिए 1 2 3 4 और 3, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा आंसर, पहले ये 1 ऐसे लिख देना है, फिर ऐड करना है 3, फिर ऐड करना है 5, फिर ऐड करना है 7, फिर ऐड करना है 7, और लास्ट में ये 3 ऐसे ही उतार देना है, समझे। अगर यहाँ पे क्या किया गया है 132 × 11, बताइए क्या होगा, डायरेक्टली ये 1 यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे 4, फिर ऐड करेंगे 5, फिर इसको ऐसे उतार देंगे 2, 1 4 5 2। तो ये छोटा सा ट्रिक है 11 से मल्टीप्लाई करने का, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका कुछ लिमिटेशन भी है, वो हम बाद में बताएंगे। चलिए आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर है, ठीक है, दोनों का एरिया का डिफरेंस दिया हुआ है और पेरीमीटर का भी डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर हम इसका साइड अगर हम x मान ले, इसका साइड y मान ले, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, x + x + x + x 4x, इसका पेरीमीटर क्या होगा, y + y + y 4y हो जाएगा इसका पेरीमीटर।
तो दोनों का जो डिफरेंस है माइनस वो कितना दिया है 24, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम y निकालना चाहें तो 6 मतलब x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है x माइनस 6, इसका साइड मिल गया, इसका भी साइड मिल गया, एक वेरिएबल में सब एक्सप्रेस हो गया। अब दोनों का जो एरिया का जो सम है वो 468 दिया है, यानी इसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या होता है ए स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसका एरिया क्या होगा एक्स माइनस 6 का स्क्वायर, और दोनों का सम दिया है 468। बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको हम कर रखें, एक स्क्वायर है ये, एक स्क्वायर है ये, साइड ऑफ टू स्क्वायर हमने मान लिया एक्स और वाई, पेरीमीटर का डिफरेंस 24, यहाँ से y निकाल लिया इतना। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एरिया का जो सम है, इसका एरिया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया वाई स्क्वायर, वो 468 दिया है। y का वैल्यू ये है तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर ये x में आ गया, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आराम से जो होमवर्क दिए है आराम से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और सबसे अच्छा होगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप पूछेंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट भी हैं, वो लोग आपका डाउट सॉल्व कर देंगे, और नहीं होगा तो हम भी वहाँ पे सॉल्व करने के लिए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे। छोटा सा और इजी टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट निकालने का एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि ये है, ठीक है। अब इसमें जो रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये काफ़ी चीज़ डिटरमाइन करता है। देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, यानी पॉजिटिव आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें मिलेगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग और रियल नंबर वाले रूट्स मिलेंगे, ठीक है। वो दोनों रूट क्या होंगे, एक तो ये होगा प्लस वाले साइन के साथ, और एक ये होगा माइनस वाले साइन के साथ, ठीक है। फिर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे अगर 0 पुट कर दे तो ये तो पूरा रूट वाला एक्सप्रेशन खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ माइनस b/2a बचेगा, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, हमें यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स मिल रहा है। जो माइनस b/2a आ रहा है ये एक रियल नंबर होगा तो रियल रूट है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है। इसके पहले वाले में क्या था, रूट्स रियल तो थे लेकिन क्या थे, डिस्टिंक्ट भी थे, अलग अलग थे, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 केस देखा है। सबसे पहले हमने देखा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव नंबर आया तो क्या होगा, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो गया, यही 3 तो केस होगा, इसको छोड़ के तो और कुछ होगा नहीं। तो देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ गया तो इसका तो हमें पहले से पता है कि नो रियल रूट्स, यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये काफ़ी चीज़ डिटरमाइन करता है। यही डिटरमाइन करता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये वर्ड आप याद कर लेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कई बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, वो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट नहीं है, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो यहाँ पे सारे चीज़ को समराइज करके लिखा हुआ है। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज़ नंबर 1 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा अगर इक्वल टू 0 हुआ तो, और अगर लेस देन 0 हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा। इतना ही थ्योरी है इसका, इसी के बेसिस पे सारा क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन। पहला चीज़ तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें a मिल गया है, b मिल गया है, c मिल गया है, आराम से देख के लिख दिए, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, निकालते निकालते आ गया -8, ठीक है। हमने एक काम कर दिया। फिर बोला गया है कि एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स भी बताइए। तो हम डिस्क्रिमिनेंट देख के नेचर ऑफ रूट बताएंगे। तो ये जो -8 है वो क्या है, लेस देन 0 है, यानी यहाँ पे नो रियल रूट्स होगा, यही नेचर है रूट्स का, समझे कि नहीं समझे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें लिखा है कि अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। एक सर्कुलर पार्क है, जैसे कि ये हो गया एक सर्कुलर पार्क, तो उसका बाउंड्री पे किसी एक पॉइंट पे एक पोल लगाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ P जो है ये पोल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर है 13 मीटर्स, ठीक है।
इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, इट्स मतलब पोल, ठीक है, जो पोल का डिस्टेंस है फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। देखिए दो गेट है ए और बी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है एक गेट और ये है एक गेट, और दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, मतलब ये जो लाइन है ये डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये 13 मीटर हो गया डिस्टेंस इसका। तो बोला जा रहा है ये पोल का डिस्टेंस है इन दोनों गेट से, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 7 मीटर्स है। फॉर एग्जांपल AP जो है और AP इसका डिस्टेंस हो गया और BP इस गेट से डिस्टेंस हो गया, तो इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 दिया हुआ है, समझे। चलिए, तो पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो वो डिस्टेंस, इस पोल का डिस्टेंस पता कीजिए दोनों गेट से, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये कितना होगा बताइए, क्या तो हम x + 7 ले सकते हैं, ठीक है, या फिर x - 7 ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस से काम करना है हमें। अब देखिए, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि ये अगर डायमीटर है तो बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा, एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मतलब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये x + 7 और ये हो गया 13, इन तीनों को मिला के पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे किया गया है। देखिए सबसे पहले इन्होंने लिख दिया 90 डिग्री है एंगल APB, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल पे और फाइनली इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन बन के ये आता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में एक चीज़ पूछा गया था कि इज़ इट पॉसिबल टू डू सो, ऐसा करना पॉसिबल है कि नहीं। तो जब भी आपको ऐसा लैंग्वेज मिले क्वेश्चन में तो आप समझ जाइएगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हुआ, यानी रूट्स अगर रियल होता है तो हम लोग बोलते हैं पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया गया सबसे पहले। ये देखिए b² - 4ac, इसका वैल्यू आ गया 289, जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 2 रियल रूट्स हमें मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है तो फिर आगे क्या बोला गया था कि आप फाइंड आउट कीजिए डिस्टेंस इस पोल का दोनों गेट से। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये रहा x = -7 ± रूट b² - 4ac यानी रूट 289। फिर यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया। और आपको एक टिप देंगे कि आप क्या कीजिएगा, 11 तक का स्क्वायर तो आपको याद होगा, तो आप क्या करेंगे कि 12 से लेकर 22 तक का स्क्वायर जो होता है वो याद कर लेंगे, इससे आपको मैथ में काफ़ी ईजी होगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे 289 का रूट देखिए 17 डायरेक्टली लिख दिया गया। और जिनको रूट निकालना नहीं आता है उसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे। चलिए, तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ रहा है 5 और -12, आपको पता है कौन सा लेंगे, 5 लेंगे, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होता है। तो बस A से डिस्टेंस कितना हो गया उसका, ये रहा 12 मीटर फ्रॉम गेट A, और B से डिस्टेंस बात करें तो 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करें, एग्जाम्पल नंबर 18 में लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का, ठीक है। तो आराम से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप एक फ्रैक्शन देख पा रहे हैं, आप चाहे तो इस फ्रैक्शन को लेके ही काम कर सकते हैं, नहीं तो आप इस इक्वेशन को सुलझा भी सकते हैं एलसीएम लेके, तब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें, आंसर सेम आएगा दोनों केस में, ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेंट देख के आप नेचर ऑफ रूट्स बताएं, और उसके बाद अगर रियल है तो रूट्स फाइंड आउट भी करें। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली कर दिया ABC इतना इतना है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए तो इसका वैल्यू आता है 0, ठीक है। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है इसका मतलब रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल है, समझ में आ रहा है। अब रियल है तो हमें फाइंड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो रूट्स क्या हो जाएगा, आप चाहे तो पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं, -b/2a होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए b/2a का और सॉल्व कीजिए तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर रूट्स रियल होते हैं तो रूट्स भी फाइंड आउट कीजिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। एक हम यहाँ पे करके रखे हैं, देखिए क्वेश्चन है ये, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो कि आ गया -0 है, तो नेचर क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ईजी क्वेश्चन था। चलिए ये भी कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं तो आ रहा है 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब रियल और इक्वल रूट्स है, और रियल है तो हमें रूट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x = ये फॉर्मूला लिखा, फिर ये आया, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद 2/√3 आता है। तो पहला रूट भी हो गया 2/√3, दूसरा रूट भी हो गया 2/√3, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन नंबर 3 तो इसी टाइप का है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। k निकालना है, कंडीशन क्या आएगी, सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स।
हमें पता है इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो। तो इसी कंडीशन को यूज़ करके हम यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम 2 का 2 करके दिखाते हैं। देखिए, तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। फिर हमें पता है कि जब रूट्स इक्वल होता है तो b² - 4ac 0 होगा, तो वैल्यू पुट करके हमें फाइनली ये मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, 4k² = 24k वो लिखते हैं और यहाँ से एक के काट देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत काटिएगा आप। ऐसा आप तभी काट सकते हैं जब आपको ये पूरा तौर से यकीन हो कि k ≠ 0 है, तभी आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि k 0 नहीं है। कैसे पता है, क्योंकि देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला कोफिशिएंट होता है उसका कंडीशन ही ये होता है कि k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब पहला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे आप काट भी देंगे तो चलिए उतना कोई हानि नहीं होगा, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप ऐसे नहीं काटिए। ठीक है, आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, ये इक्वेशन फॉर्म कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, यानी 4k = 0 होगा या फिर k - 6 = 0 होगा। अब ये इस कंडीशन से k 0 आ रहा है, तो ये तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, और k = 6, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 2 का 1 आपको कर लेना है, ये आपके लिए होमवर्क रह जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, जब भी आपको ये फ्रेज दिख जाए तो आप समझ गए हैं, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और पता करना है कि वहाँ पे रूट्स रियल आ रहे हैं कि नहीं। अगर रियल आ रहे हैं तो पॉसिबल होगा, और नो रियल रूट्स होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800। तो ऐसा क्या हो सकता है कि कोई एक रेक्टेंगुलर मैंगो का बगीचा है और वहाँ पे जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 गुना है और एरिया 800 है। तो हम मानेंगे कि लेट रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो x मान लेते हैं, तो लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस द ब्रेथ यानी 2x। तो इसका जो एरिया है वो 800 दिया है। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2x × x = 800। ठीक है, ऐसे इक्वेशन फॉर्म होगा। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। देखिए, तो ब्रेथ x, लेंथ 2x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 800, तो ये इक्वेशन बन के आ रहा है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac। यहाँ पे b 0 है। ठीक है, x का कोफिशिएंट ही तो b होता है, x का टर्म ही नहीं है, इसलिए b यहाँ पे 0 होगा। सॉल्व करते करते आता है 1600, जो कि ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब रूट्स रियल है, इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलिए x का वैल्यू निकाल देते हैं फॉर्मूला यूज़ करके। यहाँ पे आ रहा है +-20, तो 20 लेके काम करेंगे, +20, तो ब्रेथ हो गया 20 और लेंथ हो गया 220 = 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। चलिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड का एज का सम 20 ईयर है। तो अगर एक फ्रेंड का एज अगर x है तो दूसरे फ्रेंड का एज क्या होगा बताइए, 20 - x। बहुत बार कर चुके हैं इसको। ठीक है, फिर 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले इसका एज क्या होगा, x - 4। 4 साल पहले इसका एज क्या होगा, 20 - x - 4। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48 = 48। यहाँ से इक्वेशन बन गया। फिर से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, नेचर देखेंगे और फिर पॉसिबल हुआ तो एज निकाल देंगे। देखिए, लेट एजेस ऑफ 2 फ्रेंड बी x एंड 20 - x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 4, ये समझ रहे हैं ना क्यों 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 4 ईयर्स अगो लिखा हुआ था। यहाँ पे भी -4 किए और = 48। सॉल्व करते करते ये इक्वेशन आता है। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, नेगेटिव आ गया, <0 तो इसका मतलब रूट्स रियल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेंथ ब्रेथ के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को x और y मान लेते हैं। ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका लेंथ है x और ब्रेथ मान लीजिए y है। ठीक है, पेरीमीटर 80 दिया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 × x + y = 80 होना चाहिए। यहाँ से हम y निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 40 - x। ठीक है, 2 से ये 40 जा कटेगा, तो हमने y इसको भी क्या पता कर लिया, 40 - x पता कर लिया। अब x में एक्सप्रेशन है, फिर एरिया 400 दिया है, तो x × 40 - x 400 होगा, वहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए, लेंथ x ब्रेथ y, लेंथ x ब्रेथ y, यहाँ से हमने y निकाल लिया। फिर एरिया दिया है 400, यहाँ पे y का वैल्यू हमने ये 40 - x सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन ये मिला। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो हमने 0 आ गया, इसका मतलब रूट्स क्या है, रियल है, तो पॉसिबल है ये सिचुएशन। तो यहाँ पे हमने रूट्स फाइंड आउट किया, x = फॉर्मूला लगा दिया, ये लिखा, फिर 20 आ रहा है इसका वैल्यू, तो दोनों ही, और जो लेंथ है वो भी 20 और ब्रेथ जो था y
40 - x यानी 40 - 20, ये भी 20 आ गया। ठीक है, इसी के साथ जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइजेज है वो खत्म हो जाता है। आप उतना प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाए हुए हैं जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये आर रियल। हमें पता है रूट्स रियल होने के लिए क्या तो b² - 4ac ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन हो तब भी रियल होता है, इक्वल टू हो तो भी रियल होता है। तो इस कंडीशन में हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे और फाइनली हमें ये चीज़ मिल जाता है। यहाँ पे देखिए दोनों में ही नेगेटिव साइन है, तो जब भी हम नेगेटिव साइन को इंटरचेंज करते हैं तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही बात बताने के लिए हम ये क्वेश्चन को उठाए हुए थे। तो यहाँ पे फिर k का वैल्यू निकालते हैं, तो k जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो k का हर वो वैल्यू जो 4 से छोटा है या फिर 4 के बराबर है, हर उस वैल्यू पे इस इक्वेशन का जो रूट है वो रियल आएगा। समझे? चलिए, और जब भी आप ऐसा इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसको हम लोग इक्वल मान के ही, मतलब इक्वल टू जैसा ही ट्रीट करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, सिर्फ आप ये स्टेप से ये स्टेप ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रूट्स रेसिप्रोकल है तो मान लेते हैं एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा 1/α, एक का उल्टा है। अब याद कीजिए चैप्टर नंबर 2 में हमने एक चीज़ पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो ये जो दोनों फॉर्मूला है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल है तो हम क्या किए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दिए, क्योंकि हम जब यहाँ पे अल्फा इंटू 1/α जब कर रहे होंगे तो अल्फा अल्फा हट जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू c/a, और इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है c/a, यानी c क्या है k और a क्या है 3, तो k/3 हो गया। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा कट दिया, यहाँ से k का वैल्यू आ रहा है 3। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे। तो सम ऑफ रूट्स में आप क्या करते हैं, अल्फा प्लस 1/α इक्वल टू क्या करते होते हैं -b/a, यानी -10 यानी +10/3। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है, फिर आप अल्फा निकालते हैं, फिर अल्फा का वैल्यू जो आता है वो इसमें आप पुट करते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए, तब वहाँ से k आता है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट वाला यूज़ किया, जो ईजी पड़े वो यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक नया बात पता चला आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज 6 टाइम्स द अदर। एक रूट दूसरे का 6 गुना है, तो मान लेते हैं दोनों रूट, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट 6α है। ठीक है, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो सम ऑफ रूट्स लगा देते हैं। सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, तो अल्फा प्लस 6α इक्वल टू, यहाँ से हमने देख के डाल दिया -b/a, तो यहाँ से अल्फा निकल के आ रहा है 2/p। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, p चाहिए, तो यहाँ पे p का वैल्यू तो अभी तक मिला नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू 6α, और यहाँ पे c/a हमने देख के पुट किया, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, और अल्फा का वैल्यू जो ये आ रखा है 2/p, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो करते करते देखिए फाइनली हमें क्या मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। ठीक है, फिर बहुत बच्चे जो उसमें क्या करेंगे, p काटने का कोशिश करेंगे, तो हम रिकमेंड करते हैं आप मत काटिएगा, आप मल्टीप्लाई करके कॉमन लीजिए। ऐसा आ गया, अब यहाँ से इक्वेट कीजिए 0 से, तो p 0 आएगा, नहीं तो p 3 आएगा। तो p 0 तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें जो वैल्यू लेना होगा वो p = 3 लेना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ना, आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा यहाँ से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो हम लोग का अब तक का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट्स, एक प्लेन 30 मिनट लेट से खुलती है अपना शेड्यूल टाइम से। ठीक है, तो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए वो क्या करती है, अपने स्पीड को 100 km/h बढ़ा देती है। ठीक है, और डेस्टिनेशन कितना है, 1500 किलोमीटर दूर है। तो बताइए यूजुअल स्पीड क्या है। तो ये तो वही क्वेश्चन है, अलग लैंग्वेज में फॉर्म किया गया है। देखिए यहाँ पे दो जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 30 मिनट है, और डिस्टेंस कितना है, 1500 है। स्पीड कितना बढ़ाया है, यूजुअल स्पीड अगर हम x मान ले तो इस नया स्पीड क्या हो जाएगा, x + 100 हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं इक्वेशन क्या होगा, हम लिखेंगे 1500 बाई फिर माइनस फिर 1500 बाई इक्वल टू टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट, तो 30 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, और एक में लिखना है x, एक का नीचे लिखना है हमें x + 100। तो कहाँ पे आएगा x और कहाँ पे आएगा x + 100, तो जो बड़ा है वो पीछे होता है और जो छोटा है डिनोमिनेटर में वो आगे होता है, क्योंकि ये बड़ा आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये बन गया इक्वेशन। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये रहा, यहाँ पे 1500 कॉमन लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे ना तो फाइनल आंसर 500 आना चाहिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए
ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किया था, उसमें टैप के ऊपर क्वेश्चन था, पानी भरने वाला क्वेश्चन, याद है? देखिए, A टेक्स 6 days लेस देन B टू डू अ वर्क, ठीक है। बोथ A एंड B एक साथ अगर काम करते हैं तो 4 दिन लगता है, तो हाउ मेनी डेज B को लगता है फिनिश करने में? तो मान लेते हैं B को कितना दिन लगता है, x दिन लगता है, तो A को कितना लगेगा, 6 दिन कम, यानी x माइनस 6 दिन लगेगा। फिर A प्लस B दोनों को मिला कर 4 दिन लगता है, तो इसी तीनों लाइन को हमने यहाँ पे ले लिया। B को x डे लगता है, A को x माइनस 6 डे लगता है, और A प्लस B को 4 डे लगता है, ठीक है। तो हमें पता है, देखिए अब वही लॉजिक है कि x दिन में वो एक काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/x। सिमिलरली ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x माइनस 6। फिर दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/4। तो अगर हम A और B का एक दिन का काम ऐड करेंगे तो A प्लस B दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा। तो यही लॉजिक है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हुआ या फिर टैप का क्वेश्चन हुआ पानी भरने का, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि आप डेज को रिवर्स कर देंगे और ऐसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, 12 और 2। तो 2 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जब 2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a का जो टाइम है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 12 वैल्यू लेंगे, और मतलब b कितना दिन लेगा, 12 डेज लेगा वो काम को फिनिश करने में। तो यही 5 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और बस, तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, और कहीं भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं आपका हेल्प कर देंगे, और हम भी हैं वहाँ पे, कोई डाउट हुआ तो हम भी हेल्प कर देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जरूर आप प्लेलिस्ट सेक्शन भी विजिट करें, वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी वीडियो मिलेंगे, आपको जरूर वो हेल्प करेगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।